क्लास 12th का ये इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का पेपर है। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 70 मार्क्स है और ये जो पैटर्न है इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 भाग है। पहला भाग जिसमें 2 सेक्शन होने वाले हैं, दूसरा भाग जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, मतलब पार्ट बी। इसके 3 सेक्शन होने वाले हैं और इसमें अंदर आपको इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे, यानी शुरुआत में नहीं बताया जाएगा कि इतने करने इतने नहीं करने, अंदर जहां भी होगा और के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। ये पार्ट ए है, सेक्शन 1 पहला सेक्शन है। 21 सवाल है इसमें और आपको 15 इसमें से करने हैं। तो हर सवाल का हम जवाब भी देखेंगे और कैसे आपको लिखना है ये भी देखना है, क्योंकि उसी के हिसाब से मार्किंग है। पहला सवाल है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है। तो इसमें है कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट। पहले इसका आंसर बता देता हूं क्योंकि ये तो आंसर मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने दी ही हुई है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उत्तर ये है ट्रू। और इन फॉल्स सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर्स, तो ये हो गया फॉल्स। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए कॉपीराइट क्या होता है, यदि आपके दिमाग से कुछ निकला हुआ है या आपने कुछ काम किया हुआ है या अपने हाथों से कुछ काम किया हुआ है, कोई ऐसी चीज बनाई है जो आपके लिए स्पेसिफिक है, यानी आपका काम है, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। आपने कोई ऐसा इन्वेंशन कर दिया उसके लिए आप पेटेंट ले सकते हैं। ऐसे तमाम तरीके की चीजें हैं जो आपने की है, तो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा इसको यूज करे और उससे पैसे कमाए या आपकी मर्जी के बगैर दूसरा यूज करे, उसके लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। मैं थोड़ा इस सवाल से थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूं। उसका कारण ये है कि ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट, मेरे हिसाब से ट्रू तो खैर इन्होंने दिया है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। आपको बकायदा इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपकी चीजों को देखा जाएगा, उसके पहले एक नोटिस पीरियड होगा, यानी आपका जो कंटेंट है वो वेबसाइट पे आएगा और फिर इसके ऊपर कोई कॉन्टेस्ट करेगा, उतना समय उसको मिलेगा और उसके बाद जब कोई कॉन्टेस्ट नहीं करेगा तब आपको पेटेंट या कॉपीराइट मिल जाएगा। तो आपको एक अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। खैर हम इसको ट्रू बोल देते हैं। इन फॉस क्या होता है, FOSS, सोर्स कोड। अच्छा, फॉस का मतलब ये है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बीच में एंड आता है, ध्यान रखिएगा। ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। तो इसमें नाम ही ये बता रहा है कि एक तो फ्री है, आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं इसको। दूसरा जो इसका सोर्स कोड है, यानी कि जैसे मान लीजिए पाइथन में लिखा है या मान लीजिए ये C++ में लिखा है, तो इसका पूरा कोड आपको अवेलेबल होगा। आप इसको में चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप इसको रिलीज करना होगा तो आप उन लोगों को भेजेंगे जिनकी अथॉरिटी होगी, वो उसे देखेंगे। अगर आपका चेंज पसंद आया तो उसे वो रिलीज करेंगे, अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर पे अपने सिस्टम पे तो उसको कर ही सकते। तो हिडन तो गलत हो गया, इसलिए फॉल्स कर दिया। अगला सवाल है द कमांड यूज्ड टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ इज। देखिए इसका उत्तर है PLT.title। अब जब आप ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे आपकी एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, यहाँ पर जो आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, सवाल है कमांड यूज्ड टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ। तो इस ग्राफ का जो हेडिंग, ये जो हेडिंग देना चाहते हैं, प्लॉट से तो प्लॉट हो जाएगा, शो से आपका दिख जाएगा, प्लॉट से प्लॉटिंग हो जाएगी, शो से वो चीज अगर प्लॉट भी हो चुकी है इसको शो करना पड़ेगा ना, तो वो शो हो जाएगा। एक्स लेबल, वाई लेबल, ये लेबल, ये लेबल, टाइटल से आपका यहाँ पर हेडिंग आएगी, तो आपका PLT.title इसका उत्तर है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड। अब SQL कमांड में जब भी हम राउंड करते हैं, आप इसको SQL को भूल जाइए तो कुछ देर के लिए। अगर मैं आपसे कहूं 3.2 को करिए राउंड, तो आप क्या बोलेंगे 3। मैं आपसे कहूंगा 3.8 को राउंड करिए तो आप बोलेंगे 4, क्योंकि हम क्या करते हैं 3.5 के ऊपर देखते हैं, अगर इसके ऊपर है तो हम 4 कर देंगे, 3.5 के नीचे है तो हम इसको 3.3 कर देंगे। इसी को राउंडिंग कहते हैं। तो SQL हो चाहे कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो राउंडिंग नहीं कर रही है ना, ठीक है, वो 50 देगी आपको, इट विल बी 50। हाँ, अगर राउंड के आगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप कितने डेसिबल राउंड करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कहा 49.88। अगर आप केवल 1 पे करना चाहते हैं तो इसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से इसको चेंज किया जाएगा, तब ये 49.9 बनेगा या 8 बनेगा, जो भी आप देखना चाहेंगे। तो इस हिसाब से 49.9 बनता है अगर आप राउंड करना चाहते हैं इसको। लेकिन अगर आप केवल राउंड देते हैं तो ये नियरेस्ट इंटीजर पे जाएगा, जो कि 50 है। 50 है इसका। Given a pandas series called sequences, the command which will display first 4 rows is। बेसिक चीज ये है, क्योंकि पांडास कहां से आ रहा है, ये पाइथन से आ रहा है,
और पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, पहली चीज तो ये ध्यान होनी चाहिए। जो पांडास है वो स्पेसिफिकली हम सीरीज, सीक्वेंसेस और हम एक और डेटा फ्रेम के बारे में आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसके लिए हम पांडास यूज करते हैं। बेसिकली पांडास से हम डेटा एनालिसिस करते हैं, ये इसके लिए है, डेटा एनालिसिस के लिए है। तो इसमें केवल आपको ये सवाल एकदम एक जैसे उत्तर दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें उत्तर जो है वो ये है, प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट HEAD। इसका मतलब ये है कि आप जो ये लिख रहे हैं इसमें आपको ये देखना है कि कहां कुछ फेरबदल हो रहा है। जैसे ये कैपिटल H नहीं आएगा, हेड्स नहीं आएगा, ये कैपिटल H नहीं आएगा, ठीक है, तो आपका ये उत्तर हो गया इसका। गिवन द फॉलोइंग सीरीज S1 एंड S2, तो आपकी ये S1 सीरीज है और S2 सीरीज है। ये आपको पता है कि ABCD अपने आप आ जाता है, और ये 10, 40, 34, 60 इसके सीरीज के वैल्यूज है। राइट द कमांड टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज S1 एंड S2। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है S1 प्लस S2। तो ये जो है इसी से काम चल जाएगा, ये कमांड है ताकि आप सम कर सके, ये कमांड है। लेकिन यहां पर जो दिया है, इन्होंने जो उत्तर दिया है वो प्रिंट करने का भी दिया है साथ। आप इसको अगर आप चाहें तो इसको ऐड करके किसी और वेरिएबल में रख सकते थे या सीरीज में रख सकते थे, उसके बाद इसको आप प्रिंट करा सकते थे, लेकिन आपको प्रिंट S1 प्लस S2 ही लिखना है। मैंने आपको एक तर्क बताया है कि S1 प्लस S2 ये है कमांड, इसको सम कराने। अच्छा एक चीज और बता दो, सम करेंगे तो क्या होगा, 10, 80, 40, 20, 34, 74, 60, 90 ऐड होके आ जाएगा। यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब, ये क्लियर आपको दिख रहा है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कुछ प्लॉटिंग हो रही है, एक लाइब्रेरी है। तो पाइथन तो लाइब्रेरी पे काम करता है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे लाइब्रेरी पे ही काम करती है। तो यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब डैश कैन बी यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। देखें आप, एक शब्द है यहाँ पे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी काउंट है, कितने बार कोई चीज आ रही है। इन्होंने भी तो यही पूछा है, कैन बी यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। कहने का मतलब, मान लीजिए 20 से 30 साल के कितने लोग हैं, तो आपने बताया 10। 30 से 40 कितने लोग हैं, आपने बताया 50। ये 10 और 50 की बात हो रही है, ये हिस्टोग्राम होता है। इसका उत्तर है हिस्टोग्राम। इसे कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हिस्टोग्राम का ही एक डेफिनेशन है। To prevent unauthorized access to and from the network, a system known as dash can be implemented by hardware and software. अब आप देखें, पहले आपको बता देता हूं, उसका उत्तर है फायरवॉल। ये क्या होता है फायरवॉल? होता ये था पहले जमाने में, कई कई तरीके के इसके वो है कहानियां हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपको एक फोर्ट होता था, राजा का महल होता था, ये कोई ऐसी जगह होती थी, इसके साइड में क्या करते थे, ये यहाँ पर गड्ढे खोद देते थे, पानी डाल देते थे, या फिर ये कर सकते थे कि आग लगा देते थे, है ना, दीवार बना देते थे, उस पर आग लगा देते थे। तो दीवार के ऊपर जो आग लगा दिया उसी को हम फायरवॉल कहते हैं। बेसिकली क्या है, आप नहीं चाहते कोई इंट्रूडर, आप नहीं चाहते कोई दुश्मन, आप नहीं चाहते कोई ऐसा आदमी इसमें आ जाए जिसको आप एंट्री देने से खुश ना हो, ठीक है जी। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपका ये नेटवर्क है, चलिए नेटवर्क छोड़ दीजिए, आप कंप्यूटर ही मान लीजिए, एक ये कंप्यूटर है आपका, आप नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज आए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फायरवॉल लगा देंगे। फायरवॉल इंटरनली आप सॉफ्टवेयर के तौर पर भी कर सकते हैं, हार्डवेयर भी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई आईपी है, कोई आईपी एड्रेसेस है, या कोई आप स्पेसिफिक जैसे वेबसाइट्स हो गई, उनको आप यहाँ पर रोक सकते हैं, ब्लॉक कर देंगे, तो वो चीजें यहाँ नहीं आएगी। यहाँ पर एक्चुअली पैकेट स्निफिंग होती है, यहाँ पर पैकेट को पकड़ेगा और सूंघेगा, देखेगा कि भाई इसमें कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है, गलत होगा तो उसको आने नहीं देगा, यही रोक देगा। इसे हम फायरवॉल कहते हैं। और ये दोनों के लिए, अंदर से बाहर जाने के लिए और बाहर से अंदर के लिए, दोनों के इस्तेमाल किया जा सकता है फायरवॉल। In a data frame, axis 1 represents the dash elements. इसके बहुत सारे सवाल है, तो इसका डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जो एक्सिस 1 होती है, इसमें एक्सिस 2 एक्सिस होती है। तो अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं तो वो टेबल ही एक तरीके का। तो आपका क्या है, ये आपके कॉलम्स है और आपके ये रोज है। तो जो कॉलम्स है ये एक्सिस अगर 1 देंगे तो आपको कॉलम एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। Which of the following is not a network technology? नेटवर्क टेक्नोलॉजी किस किस तरीके की हो सकती है, जैसे आपके कंप्यूटर है, आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा हो सकता है, या फिर आप ये जो मैंने बताया ये सर्कुलर हो गया, ये आपकी इस तरीके से हो गई, एक मैश टाइप हो गई, ऐसी आपका बस टाइप होती है, ऐसी आपका जैसे ये हो गया, ये कंप्यूटर हो गया आपके एक, ये आपका कंप्यूटर हो गया।
ठीक। तो अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, स्टार हो गया, मैश हो गया, ट्री हो गया, बस हो गया। अरे ये बग क्या है, ये बग ही तो नहीं है, यही तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बग में नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी जो स्टार, मैश, ट्री, बस, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज है। अब अगला है फॉर वेब पेजेस वेयर द इंफॉर्मेशन इज चेंज फ्रीक्वेंटली, फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइसेस, वेदर इंफॉर्मेशन, व्हिच आउट ऑफ द ऑप्शंस वुड यू एडवाइस। एक वेब पेज है जहां पर चीजें चेंज हो रही है फ्रीक्वेंटली, तो आपको मैं शब्द का अंतर बता देता हूं, शब्द से समझ जाएंगे आप। स्टैटिक मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। स्टैटिक का मतलब तो ये होता है ना। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है कि भाई ये समय के समय पे चेंज होता रहेगा। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिक बस, या आप कोई और ले लीजिए, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट ले लीजिए, तो वो चेंज होती रहेगी बार बार, है ना, समय के साथ चेंज होता रहेगा। जैसे अभी इतना स्कोर हुआ है, फिर ये बॉलिंग आई, फिर इतनी विकेट गिर गई, तो आपको चेंज होते होते दिखाता रहेगा। उसे डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। उन्होंने कहा कि चेंज फ्रीक्वेंटली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायनेमिक वेब पेज करेंगे, डायनेमिक वेब पेज। इसमें है एवीजी, एवीजी फंक्शन इन माई एसक्यूएल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एवीजी का सीधा मतलब है एवरेज। एवरेज कैसे होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2, 3 और ऐसा नंबर लेता हूं जो जो मैं डिवाइड कर सकता हूं, 2, 3, 5 हो गया, 3 और जोड़ देंगे, 5, 4 ले, ठीक है। इसको मैंने क्यों लिया आपको बताता हूँ। एवरेज का मतलब होता है 2, 3, 4 को मैं जोड़ता हूँ, कितना हो गया, 2, 3, 5, 5 और 4, 9, और इसको मैं कितने नंबर है, 1, 2, 3, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 आ जाएगा। इसे एवरेज कहते हैं। तो एवरेज फंक्शन जो माइस्क्यूएल में है, किसका एग्जाम्पल है, ये आपके एग्रीगेट फंक्शन का एग्जाम्पल है। जब पूरी वैल्यू एक साथ ली जाती है और उसके बाद आप उसमें से कुछ निकालते हैं, तो उसे हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, राइट। आप कहेंगे मैथ फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये एग्रीगेट में आता, माइस्क्यूएल में। ओके, जैसे मिन हो गया, मैक्स हो गया, एवीजी हो गया, ये सारे आपके माइस्क्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन के नाम पे आते हैं। The practice of taking someone else's work of or ideas and passing them off as one's own is known as। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप ये जो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर कोई और अपने चैनल पे डाल दे, या इस वीडियो को कोई अपना बना के बेचने लगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो किसी का काम, जैसे मेरा काम है, वो चुरा रहा है। हाँ, एक मेल कर दे मुझे कि मुझे ये इसको यूज करना है, तो मैं उससे कहूंगा हाँ, क्योंकि मेरा तो सब कुछ ओपन है, मैं तो उसको अलाउ करता हूँ। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया होगा और बड़ी मेहनत की होगी, और जिससे वो बेचारे पैसे कमा रहे होंगे, उनके घर चल रहे होंगे, उनका काम चुरा के अगर आप यूज कर रहे हैं तो गलत हो गया ना भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही चीज है, इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। यानी आप किसी और का आइडिया, किसी और का काम या ऐसा आइडिया ले ले रहे हैं और अपना करके बता रहे हैं। और ये जो प्लेजरिज्म है ना, ये प्लेजरिज्म किसके लिए आता है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक थीसिस लिखी, खास तौर पे इसमें आती है, आपने एक रिसर्च पेपर लिखा, आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी, ठीक है। अब मान लीजिए फाइनल ईयर में आप आ गए, तो जो थर्ड ईयर वाले आएंगे, मतलब बीटेक की बात बता दे रहा हूँ, चलो थर्ड ईयर वाला बोलेगा सर मुझे अपना प्रोजेक्ट दे दो, मैं कर देता हूँ इसको, आप ही का अपना नाम लगा के कर दूंगा। ये अक्सर होता है, और ये जो वो काम कर रहे हैं इसे प्लेजरिज्म कहते हैं, चुराना, चुराना, प्लेजरिज्म। In pandas, the function used to check the null values in a data frame is। कौन सा फंक्शन चेक करता है, is a null। क्या होगा, is a null, क्या ये null है, और ब्रैकेट में आप ये राउंड ब्रैकेट लगाइए, तो इसका सीधा आंसर है is null। I can keep you signed in, मैं आपको साइन इन रख सकता हूं। I can remember your site preferences, मतलब ऐसी कोई प्रेफरेंसेस आप साइट अगर आप यूज करते हैं तो आपको बता दूंगा कि भाई ये करिए। और अगर आप कुछ सर्च करते हैं, अगर आप कुछ सर्च करते हैं, तो अगली बार जब भी आपको मैं वेब पेज दिखाऊंगा, आप कभी भी सोचते हो ना मैंने कुछ सर्च किया गूगल पे या फिर अमेजन पे, और जब भी आप कोई वेब पेज खोल रहे हैं वो उसका ऐड आ रहा है, अरे ये तो मैंने सर्च किया था, वो कैसे आ जाता है अपने आप। आई कैन गिव यू लोकली रिलेवेंट कंटेंट, मतलब आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं जो लोकली सही हो। लोकली मतलब वो कहीं रखी हो, या आपने उसको यूज कर रखा हो कुछ दिन देर पहले या कुछ दिन पहले, और वो आपको दोबारा मिल जाए, आपको बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े। हु एम आई, ये है कुकीज। कुकीज, कुकीज क्या होता है, देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। आपने एक अपना वेब पेज खोला, ठीक है, आपने कुछ सर्च किया, कहीं ब्राउज किया, कुछ भी किया, उसके बाद क्या होता है, कुकीज क्या होता है, ये आपके सिस्टम में, या ये कहे कि इसी ब्राउजर के जहां भी ये सॉफ्टवेयर है या जो एंड पॉइंट है, वहां आपकी हिस्ट्री और ये सब चीजें सेव कर देगी। उसके बाद क्या होगा कि जब आप दोबारा आएंगे तो उसको पता है कि आप क्या क्या देखते हैं। जैसे एग्जांपल दूंगा, वाइट यूट्यूब का दे देता हूँ। इसकी सर्चिंग टेक्नोलॉजी कैसी है, मान लीजिए आपको चैनल देखते हैं, बार बार देखते हैं, वो चैनल आपको बार बार दिखाई देंगे, दूसरे चैनल नहीं आएंगे आपके पास।
है ना, आप जब तक नॉट इंटरेस्टेड नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन रख लेता है आपके पास। तो वेबसाइट के नाम पे ये चीज जो चीज है उसके वो जो कंटेंट आपको आगे के काम आता है उसे हम कुकीज कहते हैं। Which amongst the following is not an example of a browser? ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक वेब एप्लीकेशन है, एक वेब प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है, और इस ब्राउजर पे आप वेबसाइट या वो लिंक टाइप करते हैं, ठीक है। और जब लिंक टाइप करते हैं तो वो आपको ले जाता है सर्वर पे, और वो जहां भी सर्वर होगा, जहां पर वेबसाइट रखी होगी, वो आपको लाके यहाँ पर वेब पेज दिखा देगा, ठीक है। ठीक, ये काम होता है वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर अपने आप कुछ नहीं करता है। वेब ब्राउजर का काम यह है कि वो सर्वर से आपको HTTP के थ्रू या और भी जो कंटेंट है उसको लाके दे देता है। तो बेसिकली आप किसकी बात करें, क्रोम की, फायरफॉक्स की, एज की? ये अवास्ट क्या है? अवास्ट तो नहीं है, अवास्ट तो एंटीवायरस है। उत्तर हो गया अवास्ट। अवास्ट इज एंटीवायरस। A mail or message sent to a large number of people indiscriminately without their consent is called. अब आप देखिए, अब जब आप अपना ईमेल खोलते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे ईमेल आते हैं जो आप कभी भी नहीं चाहते। उसमें एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें कोई आपका युगांडा का आदमी होगा, प्रिंस युगांडा या कीनिया का प्रिंस होगा, नाइजीरिया का, वो आपसे बोल रहा होगा मेरे इतने लाख यूके में फंसे हुए हैं, आप इतने पैसे भेज दें तो मैं आपको ये सारे पैसे भेज दूंगा। ऐसे बहुत सारे आपको ईमेल आते रहते हैं जो आप नहीं चाहते। मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं ऐसे, और कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है कि सर ये ले लो, आप बोलेंगे नहीं भाई साहब मुझे नहीं लेना, वो बार बार आए तो आप तो परेशान हो जाएंगे, गुस्सा भी हो सकते हैं। तो इसी ही हम कहते हैं स्पैम। स्पैम मतलब अगर वो चीज आप नहीं चाहते और वो बार बार आपको परेशान कर रही है, तो ईमेल, खास तौर पे अगर आप ईमेल की बात करें, मैसेज की बात करें, आपके मोबाइल पे कितने सारे मैसेज आते हैं, आप नहीं चाहते हो, है ना। जब आप चाहते हैं तो आप खुद ही फोन करते हैं, खुद ही चाहते हैं, तो ये उसे हम स्पैम कहते हैं। According to a survey, one of the major Asian country generates approximately about 2 million metric tons of electronic waste per year. Only 1.5% of the total e-waste get recycled. Suggest a method to manage e-waste. एक सर्वे हुआ, इसमें बताया गया कि एक बहुत बड़ा कंट्री है, वो 2 मिलियन टन, 1 मिलियन होता 10 लाख, 1 मिलियन होता इतना, और टन, अब सोचिए टन, इतना वेस्ट वो एक साल में पैदा करता है। इसका केवल 1.5%। 1.5% का मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट, मतलब कितना कम होगा 1.5%? 98 पॉइंट कर दीजिए 5, है ना। 98.5 तो अभी भी आप उसका कुछ वेस्ट निस्तारण नहीं कर रहे। तो आपसे पूछा गया कि ऐसा कोई मेथड बताइए, तो उसका उत्तर है, पहली चीज तो ये है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आप यूज करिए, ऐसी चीजें खरीदिए जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, इसका मतलब एनवायरमेंट को खराब ना करे। दूसरा ये है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक, अब मान लीजिए आपको मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी प्रॉब्लम आ गई, उसको डोनेट कर दीजिए। या अगर आपने, आप प्रॉब्लम छोड़िए, आप अगर आपने पुराना यूज कर लिया, अब आपको नया लेना है, तो उसको आप दूसरे को किसी को दे दीजिए। और रीयूज, रिफर्बिश, अगर जो आप किसको दे रहे हैं तो दूसरा आदमी यूज कर रहा है तो वो रीयूज कर रहा है। और ई वेस्ट को आपको रिसाइकल करना पड़ेगा, बार बार रिसाइकल करना पड़ेगा। आप नई चीजें मत बनाइए, उसी को रिसाइकल कर करके, उसी का इस्तेमाल करके, उसकी प्लास्टिक, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, उसका एल्यूमिनियम, उसका जो भी कॉपर जो भी होता है उसके अंदर, उसका यूज करके बनाइए। और भी अगर आपको कुछ लगता है तो जरूर इसमें लिखिएगा। अगला सवाल है, द डैश कमांड कैन बी यूज्ड टू मेक चेंजेस इन द रोज ऑफ अ टेबल इन एसक्यूएल। अब जैसे पहले मैं बता देता हूं, एक बार जब आप टेबल बनाते हैं ना, मतलब जब टेबल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आप डीडीएल का यूज करते हैं, ठीक है। वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, उसमें आप खाका बनाते हैं अपने पूरे डेटाबेस का, उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करते हैं। लेकिन आपकी जो रोज होती है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, इसी को हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे आपका नाम ए, मेरा नाम बी, हमारी एज मान लीजिए आपकी है 15, मेरी एज है मान लीजिए 30, है ना। और हमारा जेंडर लगा दीजिए, आप मान लीजिए फीमेल है, मैं मेल हूँ। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है, इसमें हमें चेंज करना है, कोई चीज चेंज करनी है कि अगले साल आपकी 16 एज हो जाएगी, मेरी 31 हो जाएगी। इसको चेंज करने के लिए आप अपडेट लगाएंगे। तो रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए, रो को चेंज करने के लिए अपडेट लगाते हैं। राइट द एसक्यूएल कमांड दैट विल डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। तो करंट डेट एंड टाइम के लिए क्या करेंगे, आप सीधा सिलेक्ट नाउ कर दीजिए, बस इतना करने से आपका पूरे का पूरा जो डेट और टाइम है, एमएम, ये आपका आएगा एमएम, डीडी, एमएम और वाई में, और डेट टाइम तो आपको दिखाई देगा, वो इतना मिनट, इतना घंटा, इतना मिनट और इतना सेकंड, मतलब दोनों पहले आपका टाइम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी। डैश नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज इंटेलिजेंट हब।
अब आप देखें, जब भी नेटवर्क पे हम काम करते हैं, जैसे आपको आपका सिस्टम ये है, मेरा सिस्टम ये है, मुझे आपके साथ कनेक्ट करना है, तो कैसे करूंगा मैं? एक हब लगा देते हैं और आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक। अब जो होता है इसकी समझदारी के लिए इतनी है कि यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम लगा है, उसको हब से आपने कनेक्ट कर दिया। हब की समझदारी इतनी होती है कि अगर एक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये एक्स जो है वो इस दोनों को भेज देगा, इसको भी और इसको भी। मतलब हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन इंटेलिजेंट हब होता है स्विच। स्विच क्या करेगा? वो ये देखेगा कि जो एक्स आ रहा है किसके लिए, वो एक्स को इधर भेजेगा जिसके लिए वो है। अगर वाई आ रहा है उसको देखेगा वाई कहाँ किसके लिए है, तो वाई इसको भेजेगा जिसके लिए होगा वो। कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंट हब, समझदार जो हब होता है वो स्विच होता है, स्विच है इसका। रिसीविंग इररिलेवेंट एंड अनवांटेड ईमेल्स रिपीटेडली इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी आपने इसको देखा, स्पैम और स्पैमिंग कहते हैं कि भाई आपको जो चीज नहीं चाहिए वो बार बार चली आ रही है, आपको कोई लेना देना नहीं उस चीज से, और आपके ईमेल को भर रहा है, आपके स्टोरेज को भर रहा है, उसे हम स्पैम और स्पैमिंग कहते हैं। तो आगे बात बढ़ाते हैं। यहाँ पर 2 सवाल हैं लेकिन उसमें सब पार्ट्स भी हैं और सबके 1 मार्क्स है, 4 करने हैं आपको। कोई यहाँ पर है, कंसिडर दी फॉलोइंग डेटा फ्रेम DF एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। तो इसमें से आपको 4 करने हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। ये रोल नंबर है 1 to 6, नेम यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। ये जो है यूनिट टेस्ट है, इससे थोड़ा सा इधर हो गया है, ये यूनिट टेस्ट 2 हो गया, यूनिट टेस्ट 3 हो गया, यूनिट टेस्ट 4 हो गया। अब आपका पहला सवाल है, राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। अब इसमें देखिएगा जो रोल नंबर है वो 6 है, यानी कि इनमें से मैक्सिमम दिख रहा है। नेम तनिष गोयल। अब नाम नेम तनिष गोयल, अगर आप इसको अल्फाबेटिकल में देखेंगे तो टी सबसे बाद में आता है, LMNOPQRST, पी के बाद भी आता है, तो टी सबसे लास्ट में आता है, तो मैक्सिमम तनिष गोयल हो गया। अल्फाबेटिकल में देख लें। UT1 में जो मैक्सिमम है क्या है? 24 मार्क्स। UT2 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 24। UT3 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 24। UT4 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 24। तो 24 मान लीजिए। यहां पर देखिए UT1 में 24 और UT4 तक में 24 है। इसका मतलब आप हर एक कॉलम में मैक्सिमम दिखाना चाह रहे हैं, यही तो दिखा रहे हैं। तो DEF ये डेफ है, इसमें क्या करेंगे आप? ये एक्सिस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको। आप क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, मैक्स इज अ फंक्शन। तो DF ये जो डेटा फ्रेम है डॉट मैक्स करिए और सीधा राउंड ब्रैकेट लगा दीजिए, और अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके आगे प्रिंट दे दीजिए। ये इसका उत्तर है, ठीक, बी। नेक्स्ट वाला है, टीचर नीड्स टू नो। अच्छा, ये प्रिंट जो है ना इसके साथ है, यहां पर है। द टीचर नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट विथ रोल नंबर 4। इनको रोल नंबर 4 के साथ, मतलब जो भी रोल नंबर 4 है, फाल्गुनी जैन है, इनके मार्क्स क्या है ये जानना चाहती है। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स यानी कि एक से ज्यादा हो सकते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आप देखिए, इसको पाने के लिए आपको सीधा क्या करना है, रोल नंबर इक्वल 4, तो इसमें बस ये देखना कि कौन सा सही है। तो आप देखें DF1, DF में के अंदर DF और यहां पर आपने रोल नंबर किया, तो रोल नंबर आपने बराबर कर दिया 4 के, इज इक्वल टू 4, ये भी आपको सही देगा। और अगर ये D वाला देखें आप, तो DF डॉट रोल नंबर इक्वल्स 4, ये भी आपको यही देगा, प्रिंट है इसके साथ में। ये दोनों चीजें, ये और ये बिल्कुल सही है आपका, राइट। नेक्स्ट वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, विल गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। अब इसमें देखिएगा, इसका जो उत्तर है पहला और दूसरा दोनों दिया हुआ है। पहला और दूसरा कैसे है? पहली चीज तो यह है कि ये जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब यह है कि आप काउंट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? काउंट की बात कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया, आपको काउंट चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको विल गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। ईच कॉलम में कितना काउंट है, कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो उसके लिए आपको ये प्रिंट और DF डॉट काउंट फंक्शन है, ये आपका काम कर जाएगा। और अगर आप 0 भी दे देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 भी काम करेगा। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि काउंट फंक्शन है, एट्रीब्यूट नहीं है DF का। और यहां पर काउंट एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स, ये तरीका नहीं होता है इसको करने का, इस तरीके का। तो ये आपके 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द कॉलम लेबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम। तो आपको कॉलम के लेबल्स यानी रोल नंबर, नेम, UT1 से लेकर UT4 तक ये दिखाने हैं आपको। तो कौन सा कमांड होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि कई जो होते हैं फंक्शन होते हैं इस डेटा फ्रेम से संबंधित, कई जो होती है इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉलम्स जो है ये फंक्शन नहीं है, राइट। और कॉलम तो नहीं करेंगे, S लगता है इसके आगे, तो आप केवल ये D इसका सही है। तो आपका क्या हो गया?
प्रिंट df डॉट कॉलम्स एस, इसमें एस लगाना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया, ये क्योंकि फंक्शन नहीं है तो ये दोनों गलत हो गया, ये सही हो गया आपका। नेक्स्ट वाला है मिस शर्मा द क्लास टीचर वांट्स टू ऐड अ न्यू कॉलम। तो यहां पर एक नया कॉलम वो जोड़ना चाहती है, इस तरीके से एक नया कॉलम जोड़ना चाहता है। जैसे ये एक कॉलम है, जैसे एक कॉलम है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7वां कॉलम जोड़ना चाहती है, और वहां पर ग्रेड डालना चाहती है ए बी ए बी ए, मतलब यहां पर ए बी ए बी ए आए। हेल्प हर टू चूज द कमांड टू डू सो। तो इसमें आप देखिएगा कि जो ये वाला कमांड है बी वाला, ठीक। अब क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि df ग्रेड इक्वल्स ए बी, ये तो खैर दे ही देगा df। यहां पर आप चाहते हैं कि भाई एक कॉलम, मैं एक कॉलम यहां दिखा रहा हूं आपको कि आपका एक कॉलम का नाम आ जाएगा ग्रेड, और यहां पर आ जाएगा ए बी ए बी ए, ये तो काम कर ही रहा है। लेकिन अगर आप df डॉट loc ग्रेड भी करेंगे तो भी ये काम करेगा, तो डी इसका उत्तर है। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो मार्किंग स्कीम में ये है कि अगर आप इनमें से भी एक चूज करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और आप ये भी चूज करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बी और सी दोनों करेक्ट है इसमें। अभी आपका एक टेबल है, ये जो टेबल है इसके मुतालिक इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, देखिएगा। पहले तो ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें कितने कॉलम और कितने रोज है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है, और आपके करीबन 8 रोज है। इसको हम रो काउंट नहीं करते, जो कंटेंट है ना, जो रिकॉर्ड है उसको हम काउंट करते हैं। तो पहला सवाल है स्टेट द कमांड दैट विल गिव द आउटपुट एस। तो यहां पर आपका नेम, इसका मतलब केवल एक ही कॉलम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट नेम सिलेक्ट नेम सिलेक्ट नेम सिलेक्ट नेम, ये सारे के सारे सही दिख रहे हैं अभी तक। तो किस, ये जो इसका नाम दिया है इन्होंने बकायदा नाम बताया है इसका कि स्टूडेंट इसका टेबल का नाम है, तो फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, यहां तक भी सही लग रहा है। अब आ गया ये आनंद चेतन गीत प्रीति। आनंद चेतन गीत प्रीति ये क्या है? एक तो ये 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, एक 11th क्लास में है, एक 12th क्लास में। ये आनंद है, चेतन है, ये गीत है, ये प्रीति है। और दूसरा क्या है? MMFF। यहाँ पर देखिए ये आगरा है, ये मुंबई है, ये आगरा है, मुंबई है। ओके, तो अब यहाँ पर एक कंडीशन, यहाँ पर देखिए क्लास 11 एंड क्लास 12। तो क्लास 11 क्लास 12 में फिर तो ये भी आना चाहिए था ना, ये कहाँ चले गए? सानियाल और मखी, ये भी तो 11th 12th में, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब आइए, ये इस वेयर नॉट इन क्लास 11th एंड 12th, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 ये कह रहे हैं जो क्लास 11 12th में ना हो। अगर क्लास 11 12th में ना हो तो फिर आनंद चेतन तो आ ही नहीं सकते, गीत और ये प्रीति आ नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। अब आइए सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स आगरा और सिटी इक्वल्स मुंबई, तो ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि आगरा आगरा, आनंद गीत, मुंबई मुंबई, चेतन प्रीति। ये देखिए ये आगरा के हैं, ये आगरा के हैं, ये मुंबई के हैं, ये मुंबई के हैं। तो जहां इन्होंने कहा वेयर सिटी आगरा या फिर सिटी मुंबई, तो ये सही हो गया। अगले पे आइए, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन। ये जो कमांड है और ये कमांड एग्जैक्टली सेम है। इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट ऐसे दिखा दो आप जो आगरा या मुंबई में रहते हो या उनकी सिटी ये हो, तो ये भी सही हो गया। तो थर्ड और फोर्थ इसका सही है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि अगर आप ओनली थर्ड करते हैं तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे इसमें, लेकिन ओनली थर्ड मैं इसको थोड़ा सा गलत मान रहा हूं, क्योंकि ओनली थर्ड कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ भी तो है। अगर ये केवल ऐसे थर्ड होता तब आपको आधे मार्क्स मिलते, क्योंकि थर्ड तो आप एक तो पकड़ लिया ना आपने, ओनली नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी मार्किंग स्कीम में लिखा है कि अगर आप ओनली 3 करेंगे तो आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए मान के चलते, मेरे हिसाब से तो ओनली नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। यहां पर है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल्स एफ ऑर्डर बाय मार्क्स। ऑर्डर बाय मार्क्स, तो पहली चीज तो ये हो गई कि सिलेक्ट स्टार मतलब सारे के सारे कॉलम आने चाहिए, इसमें सारे कॉलम आने चाहिए। तो इसमें सारे कॉलम आ रहे हैं, इसमें सारे कॉलम आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, तो ये गलत हो गया। सारे कॉलम नहीं आ रहे, ठीक, स्टूडेंट से ही आया होगा, ठीक है। वेयर जेंडर इक्वल्स फीमेल, तो यहां सारे फीमेल दिख रहे हैं, यहां फीमेल सारे दिख रहे हैं, तो ये दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ऑर्डर बाय मार्क्स, ऑर्डर बाय मार्क्स जो होता है इसका मतलब ये होता है कि आप मार्क्स के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं। तो इन दोनों में देखिए, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा पहले है, सबसे छोटा आखिर में है, और इसमें सबसे छोटा पहले है, सबसे बड़ा बाद में है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप ऑर्डर बाय असेंडिंग मार्क्स में अपने आप असेंडिंग लग जाता है। अगर आप डिसेंडिंग लगाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग काम करता है, अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो लिखना पड़ेगा, तो ये असेंडिंग में अपने आप आएगा, तो बी सही है इसका। कौन सा उत्तर है? बी। ओके, सिलेक्ट प्राची हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। ये कमांड इन्होंने दिया, इसमें लिखा सिलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स।
फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास। यहां थोड़ा सा मसला हो गया। एक तो वेयर के बाद इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी और वेयर के बाद सीधा ग्रुप बाय क्लास लिख दिया, तो यहां तो ये मसला यहां का आ गया। हम क्या करते हैं, पहले आपको ये बता दूं मैं आपको कि सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ये अलग क्लॉज होते हैं, ये हमेशा काम करते हैं। अब सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ये काम करते हैं रोज पे, ये कॉलम पे काम कर रहा है, ये रोज पे काम कर रहा है, जो जिस रिकॉर्ड के हिसाब से ये आपको रिजल्ट दे देगा। ग्रुप बाय जो है वो आपको करेगा कि कौन से कॉलम ग्रुप करने हैं आपको, और खास तौर पे जो आपके डुप्लीकेट आइडेंटिकल, एक जैसे अगर आइडेंटिकल आपके रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए काम करता है ग्रुप बाय। अब आप इसके बाद वेयर नहीं लगा सकते, तो आपको वेयर जैसा कुछ चाहिए, उसके लिए हैविंग कंडीशन है। हैविंग कंडीशन जो लगती है वो लगती है आपके किस पे, एग्रीगेट फंक्शन पे। अब क्योंकि आप दिखा रहे तो रहे, आपको आप डिसेंडिंग असेंडिंग भी तो चाहिए, उसके लिए ऑर्डर बाय है। ग्रुप बाय कॉलम वाइज करेगा डुप्लीकेट सिमिलर रिकॉर्ड को, हैविंग जो है वो वेयर जैसी कंडीशन डाल देगा यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन पे, जो हमारा एवरेज, सम, मिन, मैक्स ऐसे फंक्शंस होते हैं, और ऑर्डर बाय उनको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा देगा। तो ये तरीका होता है कि यही इसी तरीके से काम करेगा। अब आप देखिए, सिलेक्ट है मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास। अब मैं जो गलत है वो पहले आपको बता देता हूं। सिलेक्ट फ्रॉम तो हो गया, वेयर ग्रुप बाय क्लास, तो पहली चीज तो ये हो गई आपकी, जो ये इन्होंने लिखा है ये तो वैसे गलत हो गया। वेयर के बाद कंडीशन होती है, ग्रुप बाय क्लास नहीं आता, ये गलत हो गया। यहां पर देखिए, सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय मार्क्स, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको अभी रहने दीजिए। यहां पर आइए, सिलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स ग्रुप बाय क्लास फ्रॉम। अब मैंने आपको जैसे बताया था, ये फ्रॉम इसके बाद, ये ग्रुप बाय के बाद नहीं आ सकता, फ्रॉम इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका, तो ये आप सी को तो हटाई दीजिए। सिलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बाय, तो आप देखें ये बी वाला और डी वाला दोनों सही दिख रहे हैं हमको, दोनों सही दिख रहे हैं। इसमें थोड़ी सी एक चीज ये है कि ये जो क्लास है, हमेशा जो ग्रुप बाय चलता है वो सिलेक्ट क्वेरी के साथ चलता है, जो इसके रिजल्ट आएंगे उसी पे, जो आप कॉलम सिलेक्ट करोगे उसी कॉलम पे तो ग्रुपिंग होगी। तो ग्रुप बाय इन्होंने कहा जो इन्हीं में से एक होना चाहिए, तो क्लास इसमें है ना, तो ये सिलेक्ट क्लास मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ग्रुप बाय क्लास, ये सही हो गया, तो डी इसका सही उत्तर है, राइट। कई बार ये बताया गया है दूसरे डिस्कशंस में भी है कि बी भी सही होगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने डी दिया हुआ है, आंसर में भी दिया हुआ है, और यहां पर इतना सही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रुप बाय मार्क्स आप करना चाहते हैं, यहां पर ग्रुप बाय मार्क्स जो आप करना चाह रहे हैं, ये तो मैक्सिमम मार्क्स दे दिया, एग्रीगेट फंक्शन दे दिया है ना, तो यहां पर आप डी सही करेंगे, डी सही है इसका। अब आइए सवाल पे, स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ईच जेंडर हु आर इन क्लास 11th। तो पहले हम क्या करते हैं, वो सारी चीजें हटा देंगे जो इसमें नहीं है। पहले तो आपको बता दूं कि इसका उत्तर कौन सा है। इसका सेकंड और जो फोर्थ है वो दोनों बता रहे हैं, इसका आंसर आपको सीबीएसई ने दिया हुआ है। तो पहले आप देखिए, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, ये ठीक लग रहा है। सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय और बाद में वेयर आया, तो ये तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये चेन है, तो इसको हटा दीजिए आप, सेकंड तो गलत हो गया। आप ये समझ गए, वेयर ग्रुप बाय के बाद नहीं आता है, इसको हटा दीजिए। तो इसका मतलब ये जो उन्होंने आंसर दिया है तो गलत हो गया, जो सीबीएसई ने आपको दिया है वो तो गलत हो गया। अब आइए, सिलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स ग्रुप बाय जेंडर फ्रॉम, सिलेक्ट फ्रॉम ये ब्रेक नहीं कर सकते हम, ग्रुप बाय आप पहले ले रहे हैं उसके बाद फ्रॉम डाल रहे हैं, तो इसको हटा दीजिए। थर्ड भी गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए। तो अब आए फोर्थ पे, सिलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर हैविंग क्लास 11th। तो यहां पर जो क्लास है, ये जो हैविंग चलेगा ना, वो इसके किसी कॉलम पे चलेगा, ठीक है, हैविंग क्लास 11। तो यहां जेंडर है, यहां आपका एवरेज है, तो ये क्लास इक्वल्स टू 11 ग्रुप बाय, ये भी जम नहीं रहा। तो इसका जो आंसर है वो पहला आंसर है, ठीक है। इसका जो आंसर है, ये जो इन्होंने जो आंसर दिया है, इससे मैं ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसका उत्तर है सिलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स 11। तो इन्होंने कहा जो क्लास 11 में हो और ग्रुप बाय जेंडर, इसको इन्होंने क्या किया, ईच जेंडर। तो यहां पर ग्रुप बाय ईच जेंडर की बात आ गई, तो इसका मतलब आपको ग्रुप बाय करना पड़ेगा जेंडर के हिसाब से, खुद यहां पर दिया जा रहा है। और कंडीशन है कि यहां पर क्लास 11 तो वेयर से तो हमने वही निकाल लिए जो 11वीं में हो, और हमने जेंडर के हिसाब से उसको ग्रुप कर दिया, राइट। मतलब मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे उसमें और ग्रुपिंग में आ जाएंगे, तो पहला सही है इसका। अब है आपका हेल्प रितेश टू राइट द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट।
यंग स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आपकी उम्र 11 साल है, मेरी उम्र मान लीजिए 30 साल है, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे से बाद में पैदा हुए हैं। और हमारी डेट कैसे चलती है, 2000 के बाद 2001 आता है, जैसे भी 2021 है, तो इसका मतलब जो बाद में पैदा हुआ है उसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी ना, तो हमको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो ये ए हटा दीजिए और मैक्सिमम मिनिमम और कहा है ये हटा दीजिए। तो बी एस डी में कोई सही है, लेकिन मैक्सिमम तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है, ये तो एग्रीगेट फंक्शन है ही नहीं, मैक्स ही होता है। तो सीधी सी बात है बी सही है इसका। हमने सिलेक्शन बाय रिजेक्शन करके दिखाया आपको, ये सिलेक्ट नेम मैक्स डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट, ये बी सही है प्रैक्टिस इसका। इसमें है कंसीडर अ गिवन सीरीज M1। अब इसमें सीरीज देखिए, ये तो आपको सीरीज बनानी है 45 से लेकर 89 तक। ये जो इंडेक्स है इसके टर्म 1 से टर्म 4 दिए हैं। नॉर्मली ये इंडेक्स नहीं आते, अगर आप नहीं करते तो 0 1 2 3 4 आ जाता, लेकिन आपको प्रोग्राम लिखना है पाइथन पैंडाज में ताकि ये सीरीज आप क्रिएट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, तो आप पीडी के साथ काम करेंगे। पीडी में आप सबसे पहले ये जो M1 है इसमें आपने कहा पीडी डॉट सीरीज, क्योंकि M1 बना रहे हैं आप एक सीरीज, इसमें पीडी डॉट सीरीज में आप पहले नंबर डाल दीजिए। ये नंबर हो गए है ना, एक लिस्ट के तौर पे एक नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको ये जो स्पेसिफाई करने हैं इंडेक्सेस, यहां पर आप इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे टर्म 1 से लेकर टर्म 4 तक, बस आपकी सीरीज बन जाएगी। इसमें है स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रोज एंड मल्टीपल रो फंक्शन। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इसका उत्तर हम देंगे। दो डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन। अब एक टेबल में ये रोज होती है, तो किसी एक रो पे जब काम हो और जब मल्टीपल एक से ज्यादा रोज पे एक साथ काम हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर बात है कि जो एक रो वाले फंक्शन, जैसे मैं आपका एग्जांपल भी दे देता हूं यहां पे, जैसे हमारा नाम लिखा हुआ है, जैसे ए है, किसी का नाम बी है या सी है, यहां पर हमने 21 एज दे दी, 22 23, ऐसे जेंडर बता दिया, फीमेल मेल। तो ये एक रो हो गया जिसमें ए है, उनकी 21 उम्र है, और जो एक फीमेल है। यहां पर सी रो जो है उसमें एक मेल है जिनकी उम्र 23, यहां मेल दिख रहा है। तो सिंगल रो फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक रो पे काम करेंगे, जबकि जो मल्टीपल रो वाले फंक्शन है वो एक से ज्यादा रोज पे, एक से ज्यादा रिकॉर्ड पे काम करेंगे। देखिए, सिंगल रो जो फंक्शन होता है, जो आपको आउटपुट देगा, जो आपको रिजल्ट देगा, वो हर एक रो के हिसाब से देगा। इस रो का क्या आउटपुट होगा, इस रो का क्या आउटपुट होगा। लेकिन जो मल्टीपल रो फंक्शन है वो आउटपुट तो एक ही देगा, लेकिन जितने रोज के बारे में बात की, जैसे मान लीजिए मल्टीपल का एग्जांपल देता हूं आपको। आपसे पूछा गया कि भाई इसमें बताओ जो सेकंड कॉलम है, या फिर कहीं ये रोज में एज सबसे ज्यादा किसकी है, तो 21 22 23 में 23 आ जाएगा। तो मल्टीपल रो में इसने देखा, क्योंकि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, मल्टीपल रो में देखा 23 एज निकाली, फिर आपको दिया। ओके, अगर यहीं पे मान लीजिए एक और कुछ होता और ये 25 होता, एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस 21 और 25 में कंपेयर करने के बाद रिजल्ट जो आता वो सिंगल रो फंक्शन होता, वो मल्टीपल रो पे नहीं कंपेयर कर रहा होता। What is the difference between the order by and group by clause when used alongside or along with this single select statement? Explain with an example. तो एग्जाम्पल आप वही देंगे जो आपने पहले क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमने ग्रुप बाय ऑर्डर बाय के 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बढ़िया रहेगा। वही लिखा है उसी को आप यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख दीजिए, लेकिन उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने पहले ऑर्डर बाय दिया है, उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज का उत्तर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत हो गया। उसका कारण क्या है, देखिए, ये जो सिलेक्ट है फ्रॉम वेयर, ये एक फॉर्मेट होता है, ये ग्रुप बाय वगैरह भूल जाइए अभी। ये सिलेक्ट क्या करता है, जैसे टेबल है, सिलेक्ट क्या करेगा, आपको बताएगा कितनी आपको कॉलम चाहिए, कौन कौन से कॉलम चाहिए। फ्रॉम मतलब इस टेबल का नाम होगा, क्योंकि मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, है ना, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। ये टेबल 1 है, टेबल 2 है, तो कौन से टेबल से चाहिए, कौन से टेबल से चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। मान लीजिए इसकी क्या 2 कॉलम रिजल्ट में चाहिए आपको। और वेयर कंडीशन क्या है कि अब आपको जो वेयर लगता है वो मल्टीपल रोज पे लगेगा। जैसे मान लीजिए इसकी एज 21 है, इसकी 21 है, 23 है, तो हमने वेयर में लगा दिया एज इक्वल्स 21, तो अब ये रो पे काम करेगा। वेयर सिलेक्ट, ये 2 कॉलम आएंगे किस टेबल से, मान लीजिए हमने टेबल T1 कर दिया इससे, और कौन से कॉलम आएंगे, पहले दूसरा। ठीक, ये सिलेक्ट फ्रॉम वेयर का कंस्ट्रक्ट होता है। अब आगे आइए आप ग्रुप बाय। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका मेल और फीमेल है, तो आप करना चाह रहे हैं कि एक रिजल्ट हमारा ये लड़कियों का आ जाए, एक रिजल्ट हमारा लड़कों का और एक लड़कियों का आ जाए।
तो आप ग्रुप बाय तब लगाते हैं जब आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं, एक चीज एक जगह डालना चाहते हैं, एक चीज एक जगह डालना चाहते हैं। अब ग्रुप बाय के बाद वेयर नहीं लगता, क्योंकि वेयर पहले ये सिलेक्ट फ्रॉम वेयर का कंस्ट्रक्ट है। ग्रुप बाय के बाद अगर आप वेयर जैसी कंडीशन डालना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप बाय में भी तो कंडीशन डालना चाहेंगे आप, है ना, हर जगह कंडीशन की बात है कि देखिए अगर बरसात हुई तो हम छतरी लेके जाएंगे, ऐसा एग्जाम हर जगह कंडीशन तो आती है। तो ग्रुप बाय के बाद वेयर तो चलता नहीं है, तो ग्रुप बाय के बाद जो हैविंग है वो कंडीशन का काम करता है। तो हैविंग में आप कंडीशन डाल रहे हैं, और हैविंग में कंडीशन में आप बाकायदा यहां पर एग्रीगेट फंक्शन पे डालेंगे, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, इस सब पे। उसके बाद अब आप देखिए कि जो सिलेक्ट है फ्रॉम वेयर, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। मतलब आप चाहते हैं बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा आप नंबर को या फिर की वैल्यूज को किसी तरीके से रो वाइज दिखा दें। लेकिन जब हम ग्रुप बाय, ये अलग कंस्ट्रक्ट है, ये अलग कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। जब आप ग्रुप बाय पे आते हैं तो ग्रुप बाय में आपने हैविंग लगा दिया, और ग्रुप बाय केवल हो सकता है जो सिलेक्ट कॉलम्स होगा। मतलब अगर हमने सिलेक्ट में कॉलम इतने 2 लिए हैं तो ग्रुप बाय केवल इन्हीं कॉलम पे काम करेगा और कॉलम पे काम नहीं कर सकता है। तो ग्रुप बाय पूरी तरह सिलेक्ट से रिलेटेड है। ग्रुप बाय के बाद जो कॉलम आ गया आपने ग्रुपिंग कर दी। हैविंग कंडीशन से केवल वो रिकॉर्ड आ गए जो इस हैविंग से मैच करते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा असेंडिंग या डिसेंडिंग में आ जाए, तो वहां असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करेंगे? जो आपने ग्रुपिंग की है किसी कंडीशन के साथ, आप उसको ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑर्डर बाय होता है। ऑर्डर का काम केवल डिसेंडिंग या असेंडिंग में दिखाना होता है। ओके, अब आप चाहिए, पहले मैं ग्रुप बाय क्लॉज बताता हूं। तो ग्रुप बाय क्लॉज ये हम यूज करते हैं, इज यूज्ड टू ग्रुप रोज इन अ गिवन कॉलम। तो क्या होता है कि एक कॉलम है, उसकी हमको, जैसे यहां पर मेल की बात हो रही है या फीमेल की, मतलब जैसे ये कॉलम है, ये मेल फीमेल, एक और जोड़ देता हूं आपको, यहां मेल है। अब आप चाहते हैं ग्रुप करना, तो ये एक मेल, ये 3 मेल है, तो क्या होगा, मेल 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 एक साथ आ जाएंगे और फीमेल का अलग आ जाएगा। क्लियर? तो ग्रुपिंग इसे कहते हैं। और उसके बाद हम एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हैं, जैसे इस पूरे पे हमने लगा दिया, इन मेल्स में सबसे ज्यादा उम्र किसकी है, इस फीमेल में सबसे कम, एक और फीमेल जोड़ दीजिए, इस फीमेल में सबसे कम उम्र की किसकी है, तो वो लगाते हैं हम हैविंग यूज करके। और फिर उसके बाद हम इनको ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, मेल के अलग फीमेल के अलग। आपको समझ में आ गया? ये होता है ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय में जैसे मैंने कहा कि जब आपने मेल 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 एक साथ कर लिए, एक ही कॉलम है, उसमें मेल मेल अलग कर लिए, फीमेल फीमेल अलग कर लिए। अब आप चाहते हैं कि ऑर्डर, जैसे कि इनकी उम्र 21 है, ये 23 है, ये मान लीजिए 20 है, और फीमेल की एज हम ले लेते हैं 21 और 26, नहीं कम ले लेते हैं, जरा 19 ले लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई हम ऑर्डर बाय करें, कि ये जो हमको उम्र आई है, जैसे इनका नाम है ए, इनका नाम बी, इसका सी, डी, ई, हम चाहते हैं ऑर्डर भी कर लें इनको, मेल 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 तो सारे हैं, हम चाहते हैं असेंडिंग में आ जाए। तो अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा, जब हम ऑर्डर बाय करेंगे तो इनकी एज सबसे कम, मेल को देखिए 20, ये हो गई 21, ये हो गया आपके 23, असेंडिंग में कर दिया। तो 20 किसकी एज थी, सी, अब यहाँ आ जाएगा। 21 किसकी थी, ए यहाँ आ जाएगा। 23 किसकी थी, बी यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो पहले ये फीमेल जो है 19 वाली उम्र की आएंगी, ये ई आ जाएंगी पहले, और फिर आएगा 21, इनकी उम्र हो जाएगी, ये हो जाएगी सी, डी। तो ये ऑर्डर बाय करता है। ऑर्डर बाय का मतलब ये है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ऑर्डर बाय क्लॉज करता है, जो टेबल रिलेशन है इसको सॉर्टेड मैनर में असेंडिंग डिसेंडिंग में दिखाएगा। जो कॉलम हमने डिसाइड किए, जो ऑर्डर बाय किस पे काम करता है, ग्रुप बाय पे। और ग्रुप बाय किस पे काम कर रहा है, जो सिलेक्ट कमांड जो कॉलम लेके आएगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कॉलम की वैल्यू जो ग्रुप्ड ऑलरेडी है उसको दिखाने के लिए। कंसिडर द डेसिमल वैल्यू x विद द वैल्यू 8459.2654, राइट द कमांड्स इन एसक्यूएल टू राउंड इट ऑफ टू अ होल नंबर। देखिए, अगर आप इसको होल नंबर करना चाहते हैं तो सिंपल राउंड फंक्शन करेंगे आप, ठीक है। यहां राउंड फंक्शन करेंगे तो यहां पर देखिए 8459.2654, अब ये राउंड करेगा सिंपल, तो यहां पर डेसिमल के बाद देखा जाएगा कि मतलब इसके बाद देखा जाएगा नंबर क्या है। इसके बाद अगर नंबर जो देखा जाएगा, जैसे 92 है तो ये 8459 ही रह जाएगा। समझ रहे हैं आप? केवल ये इसको राउंड कर देगा, 8459 के बाद या तो ये 59 ही रहेगा या 60 हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि इसके बाद ये 2 है, मतलब ये 5 है या 5 से कम है, 5 और 5 से कम, ये 5 से कम या 5 से ज्यादा। इसका मतलब 0 से लेकर 4 तक तो ये 8459 रहेगा, और 5 से लेकर 9 तक ये बन जाएगा 8460। क्लियर हो गया? अब आइए यहां पर राउंडेड ऑफ टू टू प्लेसेस बिफोर द डेसिमल। तो यहां पर अगर हम ये +2 भी लगा सकते हैं, -2 भी लगा सकते हैं। अगर हम +2 लगाते हैं तो ये 2 हो जाता, इसके बाद 5 है तो ये आपको दिखाई देता 278459, क्योंकि ये 2 अगर हम लगाते हैं ऐसे करके, इसके बाद 2 लगाते हैं तो हमको 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो ये 2 डेसिमल के प्लस तीसरा जो है 5 है, जैसे मैंने बताया, तो ये 27 हो जाता। लेकिन ये -2 का मतलब है कि आप ये चाह रहे हैं, -2 मतलब
आप इन दोनों के पहले यानी 8459 -2 मतलब आप इधर पे आ गए, ये 2 को हटा दीजिए। इसका मतलब ये है कि अब आप राउंडिंग आप चाह रहे हैं 84, या तो 84 ये 00 होगा, या 8500 होगा, क्योंकि 8459 इनके बीच में आ रहा है। ओके, तो आप देखिए ये 5 है, ठीक है जी। 5 मतलब ये इसके हिसाब से राउंड ऑफ होगा ना, -2 मतलब आप जो डेसिमल है उसके 2 पहले चले गए, तो 5 है ये, इसका मतलब ये 8500 बनेगा, ये आएगा इसका उत्तर। मतलब ये -2 करना पड़ेगा आपको। कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट S_AMT, राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द फर्नीचर हैविंग रेंट ग्रेटर देन 250। तो आपको एक सीरीज दी हुई है जिसका नाम भी आपको बताया गया है, तो उसको हम यूज कर लेंगे, सीरीज ऑब्जेक्ट S_AMT। पहले वाली कंडीशन देखते हैं, फिर अगले कमांड पे जाएंगे। तो देखिए पहला कमांड क्या है, राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द फर्नीचर हैविंग रेंट ग्रेटर देन 250। तो जो SMT है, SAMT, ये जो नाम दिया हुआ है, आपको बस इसका जो कंडीशन है वो यहां डाल देना है, जैसे S_AMT अमाउंट ग्रेटर देन 250 यहां डाल देना बस, और उसके बाद इसको प्रिंट करा देना, ये काम बन जाएगा। ठीक है, बस ये SA_AMT और अंदर कंडीशन दे देनी है, तो आपको ये कमांड इस तरीके से लिखना है। दूसरा है राइट द कमांड टू नेम दिस सीरीज एज फर्नीचर। अब आपने जो सीरीज बनाई है उसका फर्नीचर नाम देना है, तो S_AMT, इसकी आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जो कि एट्रीब्यूट आपका नेम होता है। उस नेम में आप ये फर्नीचर डाल दीजिए जो इन्होंने कहा है, सिंगल कोट में डालेंगे। Anjali writes the following command with respect to table employee having fields employee number, name, department, commission. Command 1 है, command 2 है। She gets the output as 4 for the first command but gets an output 3 for the second command. Select the output with justification. अब आप देखिए, पहले उत्तर तो यही है, मैं आपको पहले समझा दूं क्या हो रहा है इसमें। देखिए एक टेबल इन्होंने बताया, शॉर्ट में लिखूंगा जरा। पहला है फील्ड्स, जो इसकी जो फील्ड्स है इसमें है एम्प्लॉय नंबर, तो ENO कर देता हूं, नेम है तो N कर देता हूं, डिपार्टमेंट में DEPT कर देता हूं। मतलब आपको पूरा लिखना है, पूरा समझना है, मैं तो शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं। कमीशन में COM कर देता हूं। अब देखिए इन्होंने जब कहा सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, काउंट स्टार क्या करता है, जितने इसमें रोज होंगे, जिसमें 1 2 3 4 रोज है, तो ये सिलेक्ट काउंट स्टार करते ही इस पूरे टेबल जिसका नाम एम्प्लॉय है, उत्तर आ जाएगा इसका 4। लेकिन जब ये करते हैं सिलेक्ट काउंट कमीशन, अब ये काउंट कर रहे हैं कमीशन, इस कॉलम को केवल काउंट कर रहे हैं, इसमें उत्तर आ रहा है, इसी टेबल का इसमें उत्तर आ रहा है 3। इसका मतलब ये है कि यहां पर एक ना एक नल होगा। ठीक है जी, अगर नल है तो काउंटिंग 3 हो जाएगी, 2 नल होते तो काउंटिंग हो जाती 2, 3 नल होते तो काउंटिंग हो जाती 1, क्योंकि एक ही काउंटिंग, जैसे मान लीजिए कमीशन 2000 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कारण इसका ये बताया गया है कि जो कॉलम कमीशन कंटेन्स अ नल वैल्यू एंड द एग्रीगेट फंक्शन डू नॉट टेक इनटू अकाउंट नल वैल्यूज। ये जो काउंट है ये एग्रीगेट फंक्शन है, जहां इसको नल मिलेगा उसको नहीं लेगा। काउंट स्टार का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज काउंट कर देगा ये, राइट। मतलब कमांड जो पहला है वो कितने रिकॉर्ड्स हैं, रोज मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4 हो गए। जो कमांड 2 है ये आपको बताता है कितनी इसमें नॉन नल वैल्यूज हैं, तो वो इसने इसको 3 दे दिया। इसका मतलब यहां पर 2000 था, यहां पर 3000 होगा, यहां पर 4000 होगा, केवल ये नल, एक नल है इसमें, कोई भी नल मान सकते हैं। Consider the following SQL string preoccupied, write command to display। पहले मैं आपको preoccupied बता दूं ऐसे। occupied, तो इसमें मल्टीपल कमांड चलेंगे, आपको निकालना है ऑक्यूपाइड, यहां से यहां तक निकालना है। ठीक है, ये है पहला पोजीशन 1 2 3 4 पोजीशन से निकालना है, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर आप सबस्ट्रिंग लेंगे, प्री ऑक्यूपाइड लीजिए, और सबस्ट्रिंग का मतलब होता है चौथे पोजीशन से सारी चीज दिखा दीजिए आप, तो चौथे पोजीशन से आपने सारी चीज दिखा दी, ऑक्यूपाइड आ जाएगा। या फिर एक और आप काम कर सकते हैं, सबस्ट्रिंग या सब STR दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं, इसमें आप प्री ऑक्यूपाइड लिखिए, 4 से शुरू कर दीजिए, 4 के आगे सब दिखा दीजिए, तो भी ऑक्यूपाइड आ जाएगा यहां से यहां तक। एक और चीज है इसमें मिड का मतलब ये होता है कि आप 4, अच्छा मिड में 4 से शुरू कर रहे हैं आप, तो बीच में गए 4 पे आए और 4 के बाद आपने कुछ नेक्स्ट नंबर नहीं दिया, तो सीधी सी बात है कि ऑक्यूपाइड पूरा दिख जाएगा। एक राइट का भी कॉन्सेप्ट है, राइट का कॉन्सेप्ट है मतलब आप यहां पर आ जाइए D पे, और यहां से एक काउंट करिए 8, राइट से चलिए, राइट से दाएं हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो राइट से चल के 8 काउंट करिए यहां से यहां तक और शो कर दिए, तो भी प्री ऑक्यूपाइड ही आएगा। ओके,
अब दूसरा पूछा है इन्होंने कप, तो कप आता है बीच में, देखिए यहां से लेकर यहां तक आ रहा है कप, इसकी पोजीशनिंग देखिए। इसमें अगर हमको सबस्ट्रिंग निकालना है तो हमको 6 तक पहुंचना पड़ेगा पहले, और कप 1 2 3 मतलब 6 तक पहुंच के हमको 3 1 2 3 जो कैरेक्टर वो दिखाने हैं। तो उसके लिए सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग बिल्कुल वही काम करेंगे, प्री ऑक्यूपाइड तक करेंगे और 6 से शुरू करके 3 दिखा देंगे, यहां पर भी 6 से शुरू करके 3 दिखा देंगे। एक और तरीका इसका मिड का भी है, मिड में भी यही काम करेंगे, 6 तक पहुंचेंगे और 3 इसके दिखा देंगे, तो मिड का भी यही काम है, राइट। ये डबल कोट्स में होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके का सवाल और में दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे? कंसीडर द सेम स्ट्रिंग preoccupied, write SQL commands to display the position of the substring cup in the string preoccupied। अब जो पिछला सवाल है उसका थोड़ा उल्टा इन्होंने बताया है, तो उसकी पोजीशन दिखानी है आपको। तो अगर आप देखें, फिर से मैं preoccupied लिखूंगा, राइट। अब आप देखें, आपको दिखानी है कि भाई पोजीशन क्या है उस सब स्ट्रिंग की। तो यहां पर कब कहां आ रहा है? यहां पर CUP, ये यहां से यहां तक आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6, आपका रिजल्ट 6 आना चाहिए, बेसिकली ये है। तो आप क्या करेंगे? सिलेक्ट INSTR कमांड आता है और उसमें आप ये जो दिया हुआ है इसको डबल कोट्स में लिखेंगे, इसको भूल जाइए। तो प्री ऑक्यूपाइड डबल कोट्स में कॉमा कप, तो ये आपको ये बता देगा कि प्री ऑक्यूपाइड में कब किस पोजीशन से शुरू हो रहा है, तो आपको वो पोजीशन दिखा देगा। दूसरा ये है द फर्स्ट 4 लेटर्स इन द स्ट्रिंग। तो फर्स्ट लेटर 4 लेटर कैसे दिखाएगा, वो अभी भी हमने सीख लिया। तो जो हमने सीखा वो तो हम लगाएंगे कैसे? अगर आपको फर्स्ट 4 लेटर दिखाने हैं इस स्ट्रिंग के यहां से, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको सब स्ट्रिंग बताया था उसमें क्या करेंगे, आप सब स्ट्रिंग में SUBSTR करिए, और ये SUBSTRING पे भी चलेगा। यहां पर क्या करेंगे, आप ऐसे करिए प्री ऑक्यूपाइड, और यहां पर करिए आप एक, पहले से चलिए, और आपको 4 लेटर चाहिए, तो फर्स्ट से चलेंगे और 1 2 3 4, तो 1 से चलेंगे और 4 कैरेक्टर दिखा देंगे। तो ये सब स्ट्रिंग और सब STR दोनों चलेगा इसमें। एक और है इसमें लेफ्ट, ये नया इंट्रोड्यूस अभी मैं कर रहा हूं। लेफ्ट में क्या है, चलिए मान लीजिए मैंने लेफ्ट यहां लिखा हुआ है, तो क्या हम कर रहे हैं, हम यही चीज लिखेंगे प्री ऑक्यूपाइड, ये मान लेता हूं यहां पर है, और इसको हम यहां 4 देंगे। इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले लेफ्ट तक जाएगा, इसके यहां पर लेफ्ट तक जाएगा और लेफ्ट से 4 उठा के दे देगा आपको, तो PREO यहां से लेफ्ट से मिल जाएगा। प्री ऑक्यूपाइड यहां लिखिए कॉमा 4। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसमें जो सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम क्लास फ्रेम। यहां पर आपको एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, आपको एक कमांड लिखना है ताकि आप एक नया कॉलम जोड़ सके एक्टिविटी इस डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए कमांड है क्लास फ्रेम। यहां आप क्लास फ्रेम कर रहे हैं, यहां एक्टिविटी दे रहे हैं क्योंकि आपको एक्टिविटी नाम से एक नया कॉलम बनाना है, और इज इक्वल टू करके जो आपने एक्टिविटी, क्योंकि यहां पर देखिएगा कितनी रोज है, 1 2 3 4, तो 4 रोज आपको इसमें देनी है। और जो 4 रोज देंगी उसमें आप अपने मनपसंद कोई भी नाम लिख दीजिए, जैसे इसमें स्विमिंग, डांसिंग, क्रिकेट, सिंगिंग लिखा हुआ, राइट। अगला जो है इसमें एड अ न्यू रो विथ वैल्यूज 5 मृदुला XF 9.8 साइंस, तो ऐसा आना चाहिए। ऐसे एक नई रो आ जाए, मैं पहले अक्षर लिख दे रहा हूं उसके, पहला यहां 1 आ जाए रोल नंबर में, यहां पर आपका मृदुला आ जाए, यहां 10th आ जाए, यहां F आ जाए, 9.8 आ जाए, और यहां पर आपका साइंस आ जाए। तो उसके लिए आप करेंगे क्लास फ्रेम डॉट LOC, और इसमें आप ST5 करेंगे। देखिए ST1 से ST4 तक तो है ही, आप चाहते हैं ST5 में जुड़े हैं, तो ST5 यहां कर रहे हैं इक्वल्स। अब जो इन्होंने जो कंटेंट दे रखा है वो उसको यहां लिख दीजिए, जहां आपका नंबर है नंबर लिखेंगे, जहां आपकी स्ट्रिंग है वहां आप इसको सिंगल कोट में रख दीजिएगा। एक्सपेंड दी फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि आपको इसको बड़ा करना है, फुल फॉर्म देना है। SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और VoIP है वॉइस ओवर IP, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। लिस्ट एनी 2 हेल्थ हैजर्ड्स रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसके कुछ शरीर पे भी असर पड़ते हैं। जैसे मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूं, मैं बहुत सालों से कीबोर्ड पे काम करता हूं, माउस पे काम करता हूं, है ना। अब मैं इसको क्लिक करता हूं और कीबोर्ड से टाइप करता हूं, मैं अपना हाथ कुछ इस तरीके से रखता हूं, तो मेरा जो हाथ है
मेरा जो ये पॉइंट है ना, यहाँ मुझे बहुत दर्द होता है, और जब मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ तो जो मेरी पहली उंगली है उसमें जो फर्स्ट जॉइंट है वहां मुझे बहुत दर्द होता है। इसको कहते हैं RSI, क्या कहते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। तो मैं इससे ग्रसित हूँ। मेरा कंधा, गर्दन और पीछे का जो बैकबोन का तरीका है वो इस तरीके से है कि अब मुझे काफी दर्द होता है बैठने में। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा था आपको। ये नॉर्मली कंप्यूटर साइंस वाले या जो कंप्यूटर पे काम करने वाले, चाहे कंप्यूटर साइंस वाले ना भी हो, उनको ये दिक्कतें आती हैं। तो आपको इससे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसके उत्तर पे जो आपको प्रोवाइड किया गया है। देखिए, आप जो स्मार्टफोन, पहले तो ये तो कम से कम एक स्क्रीन होती है बड़ी। अब जो आप स्मार्टफोन पे काम करते हैं वो तो बहुत छोटा होता है। तो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हेडफोन्स, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी नेचुरल चीज नहीं है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी पहुंचाएगी। ये आप कहीं लिख के रख लीजिए। पहली चीज तो ये है आपके बोन्स, हड्डियों और आपके जॉइंट्स, जहां हड्डियां जुड़ती हैं। एक तो आप रॉन्ग पोस्चर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और बहुत समय तक क्योंकि कोई काम करना होता है, बहुत समय तक आप ऐसी पोजीशन पे बैठे होते हैं, अनकंफर्टेबल पोजीशन पे, तो आपके हड्डियों में और आपकी मसल में, यानी मांसपेशियों और हड्डियों में आपकी इंजुरी हो जाती है। जैसे RSI मैंने आपको एग्जांपल दिया। ईयरफोन अगर आप यूज करते हैं या हेडफोन यूज करते हैं बहुत समय तक, जैसे रात भर लगा रखा है, दिन भर लगा रखा है, और इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी तेज है, हल्की, क्योंकि लोग आजकल के जमाने में अच्छा सुनना पसंद करते हैं थोड़ा ऊंची आवाज में। तो आगे चल के अगर आप कंटिन्यू ये यूज कर रहे हैं तो आपके जो कान है उसके अंदर जो पर्दा हम कहते हैं, ईयर ड्रम, वो फट सकता है। मतलब धीरे धीरे वो टीयर होगा और ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आंखें, इससे बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। क्योंकि अब मैं जैसे चश्मा लगाता हूँ, मुझे बगैर चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। चश्मा उतार के रख रख दिया तो फिर उसको ढूंढो पहले, फिर उसके बाद वो चश्मा लगे तो नाक में इतनी बड़ी दिक्कत, नाक में ऐसी ईचिंग होती है, कान में मुझे दर्द होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आईज खराब होने के कारण आए, क्योंकि हमने अपने जमाने में ठीक से आंखों का इस्तेमाल नहीं किया, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे रहे, इधर उधर नहीं देखा, आंखों की एक्सरसाइज नहीं की, ठीक से खाना नहीं खाया जो विटामिन ए वगैरह हमें लेना चाहिए। तो एक्सट्रीम जो स्ट्रेन होता है वो आंखों को, खासतौर पे जो आजकल के बच्चे हैं जो मोबाइल बहुत यूज करते हैं, स्मार्टफोन बहुत यूज करते हैं, उनके साथ ये दिक्कत बहुत बहुत जल्दी हम ये देखने वाले हैं। स्लीप प्रॉब्लम, अब होता ये है कि आप, जैसे आप ये देखिए कि मेलेटोनिन है, मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो आपको सोने में मदद करता है, कि आपकी नींद के लिए होता है। लेकिन होता यह है कि अगर आप ब्राइट लाइट में है, देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपकी नींद नहीं, आपको नींद नहीं आएगी फिर, ठीक। तो ये जो स्लीप डिसऑर्डर हो गया, आपको पता है कि कम से कम 8 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको अपने शरीर को ठीक रखना है। तो ये जब चली जाएगी नींद, आपको, आप 5 घंटे ले रहे हैं, 6 घंटे ले रहे हैं, और दिन भर आप जगे हुए हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं आपको आनी लाजमी है। Priyanka is using her internet connection to book a flight ticket. This is a classic example of leaving a trail of web activities carried by her. What do we call this type of activity? What is the risk involved by such kind of activity? अब प्रियंका जी क्या कर रही है, वो एक टिकट बुक कर रही है, टिकट बुकिंग कर रही है, फ्लाइट की टिकट बुक कर रही है, हवाई जहाज की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने इंटरनेट पे काम किया या फिर ब्राउजर पे काम किया, जिस जिस वेबसाइट्स पे वो गई, पहले वो फ्लाइट की वेबसाइट पे गई होंगी, वहां से वो पेमेंट उन्होंने किया होगा, इस उनके ईमेल पे कुछ आया होगा, तो ये सारी चीजें वेब एक्टिविटी में आ जाती है। अब ये जो एक्टिविटी को क्या कहते हैं ये बताएंगे पहले, उसके बाद हम आगे जो बात करेंगे वो है कि इसमें रिस्क क्या क्या है। तो जो इन्होंने यहां से वहां देखिए अलग अलग जगह इन्होंने जो काम किया, इसको हम कहते हैं वेब फुटप्रिंट। क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों का ये फुटप्रिंट आ जाता है ना, उसी का वेब पे हम जब चलते हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट आ जाता है। पहली चीज तो ये है कि ये रिस्क क्या है, कि अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और गलती से किसी गलत वेबसाइट पे चली गई, या फिर ऐसी वेबसाइट पे जो जिसमें HTTPS नहीं है, जहाँ उसमें सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका IP नंबर, आपका लोकेशन, आप कहाँ से काम कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सबको पता चल जाएगा। मतलब खासतौर पर जो गलत लोग हैं उनको पता चल जाएगा। उसके बाद आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको बाकी एडवर्टाइजर्स यूज कर सकते हैं, और कोई गलत लोग जो इंटरनेट पे बैठे हैं ये गलत काम करने के लिए, वो आपकी इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज कर सकते हैं। सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, यही इसी के। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई। ध्यान रखिएगा, एक्स एक लिस्ट है और वाई एक सीरीज है। फिर से बता देता हूं, एक्स लिस्ट है, क्योंकि यही जो चीज है ना ये आंसर आपको दिलाएगी, और जो वाई है वो आपकी सीरीज है, ठीक है। बोथ है वैल्यू 20, 40, 90, 110। इसकी भी वैल्यू ये है और इसकी भी वैल्यू यही है। What will be the output of the following two statements, considering that the above state objects have been created already? तो ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तब ये प्रिंट x into 2 क्या होगा, ये x
क्रॉस का मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि एक लिस्ट है तो ये लिस्ट को बढ़ा देगा, ट्वाइस कर दिया आपने। तो आपने जैसे नंबर देखा 20, 40, 90, 110, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो हो गया, तो दोबारा आ जाएगी 20, 40, 90, 110। 3 कर देते तो एक और बार आ जाती है, वो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगी, ये लिस्ट दोबारा आपको दिखाई दे देगी, मतलब ये लिस्ट डबल हो जाएगी इन्हीं नंबर के साथ। और यहां पर आएंगे आप y इंटू 2, क्योंकि ये सीरीज है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज है तो ये नंबर जो है मल्टीप्लाई कर करके आ जाएंगे। आप जानते हैं सीरीज में हमेशा इंडेक्स होता है, तो 0 4 है ना, 0 1 2 3 ये हो गया। 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40, 40 को 2 से करें 80, 90 को 2 से करें 180, और 110 को 2 से करें तो 220। ये आपका रिजल्ट आएगा इस वाले, ठीक है। What do you mean by identity theft? Explain with the example of help of an example. Identity theft क्या होता है? देखिए, आप एक साहब हैं, अगर मैं आपको मैस्करेड करूं या मैं आपकी तरह बन के कहीं पहुंच जाऊं और कुछ गलत काम करने की मंशा रखूं, तो मैं आपकी आइडेंटिटी उसको स्टील कर रहा हूं, उसको चुरा रहा हूं। ओके, तो आइडेंटिटी थेफ्ट जब हम इंटरनेट वर्ल्ड पे आते हैं या वेब पे आते हैं, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, क्राइम है। इसमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल, क्योंकि हो सकता है कि आपने जैसे फेसबुक पे पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली हो, कहीं पेमेंट किया हो तो आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डाली हो, अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल। तो अगर कोई और इसको यूज करता है, कोई और इसको पकड़ लेता है और उसका आप बन के ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहा है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करके, या जैसे आपका एफबी हैक कर लिया या इंस्टा हैक कर लिया और आपके नाम पे गलत गलत कमेंट कर रहा है, गंदे गंदे पोस्ट कर रहा है, या डेरोगेटरी पोस्ट कर रहा है, या रिलीजियस कमेंट कर रहा है, तो इसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें यह है, एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना सकते हैं, ये आपके लिए आइडिया है। एलेक्स को अपने घर का काम यानी होमवर्क जो उसको मिला है उसको करना है रात को। वो इंटरनेट बहुत यूज करता है और वो अपना डेटा जो है ईमेल के थ्रू भेजता है काफी सारे दोस्तों को। एक बार वो साइन आउट करना भूल जाता है। जैसे ही सुबह उसका एक ब्रदर है जो ट्विन ब्रदर है, मतलब ये एलेक्स मान लीजिए, ये इसका नाम हम फ्लेक्स रख देते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो होता ये है कि मान लीजिए उसने फेस रिकग्निशन किया होगा, तो फेस रिकग्निशन क्योंकि दोनों ट्विन ब्रदर है तो ये फेस रिकग्निशन से खुल गया उसका। और फ्लेक्स क्योंकि थोड़ा सा अनभिज्ञ है, नादान है, वो उसके ईमेल अकाउंट से कुछ ऐसे मैसेज भेज देता है उसके कॉन्टेक्ट्स को जो एलेक्स कभी भी नहीं भेज सकता। ये शरारत कर जाता है, इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। तो यहां पर सवाल उठता है अगला, और में दिया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट एटिकेट्स? एक्सप्लेन एनी टू सच एटिकेट्स। नेट पे एटिकेट क्या होते हैं? अच्छा ये बताइए, एटिकेट क्या होते हैं? पहली चीज तो ये है कि अगर आप अपने टीचर के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड होते हैं, इज्जत से बात करते हैं, सर मैडम करके बात करते हैं। आप कभी सर से ये कहते हैं, मैडम से कहते हैं और भाई क्या हाल है और क्या कर रही हो, ऐसे बोलते हैं कभी? ये अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हैं। ऐसे ही जब इंटरनेट पे आते हैं, नेट पे आते हैं, तो आपके कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, क्योंकि आप केवल एक डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में, लेकिन आप इधर पे हैं और आपके जो सीनियर है, गार्जियन है, मदर फादर है या टीचर है, वो यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, आप केवल डिजिटल माध्यम का यूज करें, लेकिन आप बात उन्हीं से कर रहे हैं, तो वही तमीज, वही तहजीब आप इस्तेमाल करेंगे। तो नेट एटिकेट का मतलब होता है जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, मैनर है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपको सिखाया गया है कि बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए, वो सब आप ऑनलाइन पे जो दिखा रहे हैं उसी को हम नेट एटिकेट्स कहते हैं। अब इसमें ये तो मैंने अपने घरेलू एग्जांपल दे लिया, मतलब पर्सनल एग्जांपल ले लिया। अब जरा आइए कॉपीराइट वायलेशन, ये बड़े एक चीज है। नो कॉपीराइट वायलेशन, इसका मतलब ये है कि किसी ने अगर कोई काम किया है, आप उसका काम चुराइए मत। अगर इसका कॉपीराइटेड मटेरियल है, जैसे इंटरनेट से भी आप डाउनलोड करते हैं, तो आप उसको बकायदा क्रेडिट दीजिए, बताइए कि भाई ये आपका सामान है और हमने लिया है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि भाई ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ये सीबीएसई द्वारा है 2021 का, है ना, ये मैंने डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने ना क्वेश्चन बनाया है ना मैंने आंसर बनाए हैं, ये सब सीबीएसई ने किया है। मैं केवल इसको समझने में आपकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्लियर बता दिया है कि मेरा नहीं है इसमें कोई रोल। ओके, तो अगर कोई ओनर है, क्रिएटर है, जिसने अपना मेहनत करके चीज बनाई है, तो उसको चुराइए मत। और चुराइए, अगर आपको यूज करना ही है तो उससे परमिशन ले लीजिए, वो दे देगा आपको, कोई भी परमिशन दे देता है अगर उसको लगता है कि मेरा काम को यूज किया जा रहा है अच्छी जगह। तो दूसरा है साइबर बुलिंग। होता क्या है
कि आप जिसको नहीं जानते आप उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी गाड़ी है और वो गाड़ी ऐसे से टकरा गई जो आपका पड़ोसी है, आप उससे कभी भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर एक गाड़ी किसी से टकरा गई, वो कोई और अलग आदमी, उससे आप मरने मारने को उतार हो जाएंगे, है ना। तो जो आप इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं या किसी को उकसाने का काम करते हैं, बार बार किसी के बारे में गलत फैलाते हैं, गलत भाषा में का प्रयोग करके किसी के बारे में रूमर फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, या किसी को आप गुस्सा करते हैं, थ्रेट देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या कोई बेचारा कोई परेशान है, वो विक्टिम है, कोई लड़की है, उसकी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल वगैरह नंबर आप डाल देते हैं, या आप कमेंट ऐसे कर देते हैं ताकि आप किसी का पब्लिकली मजाक उड़ाना चाहते हैं, समाज में उसको मजाक का एक पात्र बनाना चाहते हैं, वो सब आप मत करिए। तो कॉपीराइट वायलेशन मत करिए, साइबर बुलिंग मत करिए। ये जो मैंने बताया इसको भी जोड़ सकते हैं। ये सेक्शन 2 यहां पर है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द कोड टू प्लॉट इट। अब ये ग्राफ को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आप देखिए यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो 2 से लेकर 7 तक है और वाई एक्सिस में 1 से लेकर 6 तक है, और ये प्लॉटिंग अपने आप हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं मैट प्लॉट लिब, मैथ प्लॉटिंग के लिए लाइब्रेरी, डॉट पाई प्लॉट, पाइथन से एसपीएलटी, अब पीएलटी से काम करेंगे। तो पीएलटी डॉट प्लॉट, प्लॉट क्या करेंगे, यहां पर 2,7 हो गया एक्स एक्सिस के लिए, यहां से यहां तक कॉमा देंगे, ब्रैकेट में फिर 1 2 6 यानी कि वाई एक्सिस का लिखेंगे, और फिर उसके बाद जब प्लॉट बन जाता है उसको शो किया जाता है, तो पीएलटी डॉट शो कर देंगे। एक और तरीका है इसमें, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी, ये बिल्कुल सेम लाइन रहेगी। ए में आप दे रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, मतलब यहां से यहां तक बना रहे हैं, और बी में आप दे रहे हैं 2 से लेकर 7 तक, और पीएलटी डॉट प्लॉट ए कॉमा बी, तो यहां थोड़ा सा मसला हो गया है क्योंकि आप एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस पहले देते हैं और वाई एक्सिस देते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। असली जो ये बेसिकली आंसर आपको दिया गया है, एनसीईआरटी सीबीएसई नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं बी कॉमा ए, पहले ये आ जाएगा एक्स एक्सिस के लिए, फिर वाई आ जाएगा। ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो आप देखिएगा यहाँ क्लास है ना, ये 10th है, 9th है, यहाँ पर 8th है, 7th है। तो हम 7 से लेकर, पहले ये बता देता हूँ इंपोर्ट क्या करना है। इंपोर्ट करना है सेम चीज जो हमने पहले की थी, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। उसके बाद हम क्लासेस बनाएंगे यहां से लेकर यहां तक, ये हम क्लासेस बनाएंगे, तो चारों को दर्ज कर दीजिए यहाँ पर, एक यहाँ पर लिस्ट बनेगी, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स करेंगे, स्टूडेंट्स कहां से कहां तक जाएगा। अब इसको देखिएगा, स्टूडेंट्स में आपको यहाँ पर मार्किंग करनी पड़ेगी, ये नंबर नहीं दिए हुए है, तो आप देखें इसका पहले वाले का, ये 7th वाले का कितना है, यहाँ पर देखिएगा ये 40 है, तो यहाँ लिख दिए 40। ये कितना 8th कितना है, यहाँ से तकरीबन ये 45 बन रहा है, 45 लिख दीजिए। अब 9th पे आइए, 9th पे अगर ऐसे हम करेंगे तो तकरीबन ये 35 पे आ रहा है, यहाँ पे 35 लिख दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखिएगा ये थोड़ा सा इसके नीचे है, तो यहाँ पर अगर 44 है तो ये बनेगा आपका 45 है तो ये बनेगा 44 या 44 लिख दीजिए। तो इसके संबंधित एक नंबर, इसमें नंबर में कोई ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा इसको 43 भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप प्लॉट करेंगे क्योंकि ये बार है तो यहाँ बार करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक्स पे क्या है, क्लासेस है, तो आप क्लासेस लिख देंगे। अब ये अपने बना दिया है तो यहाँ 23 ये प्लॉटिंग हो जाएगी, और स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे तो ये वाली प्लॉटिंग हो जाएगी 40 से लेकर 44, और पीएलटी डॉट शो कर देंगे। एक रिलेशन दिया हुआ है, व्हीकल इज गिवन बिलो, और रिलेशन व्हीकल्स इज गिवन बिलो। इसमें राइट एसक्यूएल कमांड्स, अब एसक्यूएल कमांड लिखना है, पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको पहले कमांड दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल, तो जहां पर आपका ईच आ जाता है वहां मैंने आपको बताया था ग्रुप बाय लग जाएगा, ठीक, ओके। एवरेज प्राइस है, इसका मतलब यह है कि हमको इसमें एवरेज एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो डिस्प्ले एवरेज प्राइस, तो एवीजी प्राइस, अब यहां देखिएगा व्हीकल नंबर है, टाइप है, कंपनी है, प्राइस है, क्वांटिटी, तो एवरेज प्राइस, ये प्राइस में एवीजी लगा देंगे, ये एवरेज प्राइस हो गया। उसके बाद कहा है ऑफ ईच टाइप, तो आपको सिलेक्ट में टाइप लेना पड़ेगा ताकि आप उसका ग्रुप बाय में यूज कर सके, और क्योंकि टेबल तो एक ही है आपके पास, ये जो आप टेबल देख रहे हैं रिलेशन व्हीकल्स, तो आप फ्रॉम व्हीकल करेंगे, और ग्रुप बाय जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा ईच टाइप ऑफ व्हीकल, तो ग्रुप बाय टाइप कर देंगे क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ सिलेक्ट में टाइप लिया है। और फिर अगली चीज कही है हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20, तो हैविंग क्यूटीवाई क्वांटिटी है जिसकी भी 20 से ऊपर होगी वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका ग्रुपिंग जो होगी वो इस हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, सिलेक्ट टाइप एवरेज प्राइस फ्रॉम व्हीकल, एक बार इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसमें यहाँ पर आएगा टाइप, यहां पर आएगा आपका एवरेज प्राइस, ऐसे लिख के आएगा, एवीजी प्राइस ऐसे लिख के आएगा ना, ये आ गया।
फ्रॉम व्हीकल, यहां से केवल 2 कॉलम निकल के आएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा, नहीं टाइप, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये दोनों कॉलम निकल के आएंगे। फिर हमने ग्रुपिंग कर दी इसकी व्हीकल टाइप के साथ। तो व्हीकल टाइप से ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि वेगन 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 एक ही है, जीप जी एक ही आएगा, एसयूवी एसयूवी ये भी एक ही बार आएगा क्योंकि 2 बार है, तो ग्रुपिंग हो जाएगी एसयूवी एसयूवी एक बार। और मिनिमम वैन मिनी वैन, तो ये क्या होगा क्योंकि इसकी अमाउंट अलग अलग है, यहाँ का नंबर अलग है, यहाँ का नंबर अलग है मिनी वैन का, तो ये ऐसा आएगा। जैसे अगर एक टेस्ट आपको एग्जांपल दिखाऊं तो इसके आएगा वेगन, जीप, एसयूवी एसयूवी, 2 चीज और बढ़ा दूंगा इसमें, और यहां पर आएगा मिनी वैन ऐसा, और इससे संबंधित जो भी यहाँ पर प्राइजेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा, लेकिन वही आएंगे जो 20 से ऊपर होंगे। तो 20 से ऊपर कौन कौन से है आपका? 25, इसका मतलब केवल ये वाला आना है वेगन 25, जीप 15 ये नहीं आएगा, एसयूवी ये वाला एसयूवी नहीं आएगा, और ये मिनी वैन आ जाएगी, ये एसयूवी भी नहीं आएगा, और ये मिनी वैन ये नहीं आएगी। तो केवल आपका जो 20 से ऊपर वही आएंगे, बाकी जो मैंने हटा दिए वो हट जाएंगे। अब हम आते हैं सिलेक्ट ये वाला, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। जहां आपने ईच कंपनी की बात की, जहां बात कर देना ईच टाइप ईच कंपनी, इसका मतलब ये ग्रुपिंग के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ईच कंपनी ग्रुपिंग इस पे करनी है, तो आपको सिलेक्ट में कंपनी लेनी ही पड़ेगी, तो सिलेक्ट कंपनी। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है काउंट दी टाइप, तो काउंट। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट टाइप कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट टाइप मतलब ये हो रहा है कि वो जो अलग अलग टाइप के हैं उसको हमको काउंट करना है, इसीलिए हमको डिस्टिंक्ट टाइप, मतलब ये एसयूवी अलग हो जाएगा, ये एसयूवी अलग हो जाएगा, इसका काउंट टाइप हो गया। फ्रॉम कहां से? व्हीकल आपके जो टेबल है उससे, और ग्रुप बाय, जैसे मैंने कहा ईच कंपनी, तो ग्रुप बाय कंपनी कर दीजिए। फिर उसके बाद है डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ व्हीकल। तो आप क्या करेंगे? टोटल प्राइस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ व्हीकल। अब प्राइस इसकी ये है, जैसे किसी भी चीज का प्राइस अगर 10 रुपए है और क्वांटिटी आप बोलेंगे 10, ये 10 इसकी क्वांटिटी है, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 10 × 10, 10 सामान है, एक का प्राइस 10 रुपए है, तो 100 आ जाएगा इसका। तो बेसिकली हमको प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है और सम करना है इसका, क्योंकि उन्होंने कहा डिस्प्ले द टोटल प्राइस। तो सिलेक्ट टाइप, ऑल द टाइप्स कहा है इन्होंने, तो सिलेक्ट टाइप और सम, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, सम आ गया। टेबल तो आपको व्हीकल ही रखना है, और ग्रुप बाय करेंगे टाइप। जहां भी आपको ऑल टाइप ईच टाइप मिलेगा, इसका मतलब आपको ग्रुपिंग करनी है। और किस पे ग्रुपिंग करनी है? जो ऑल टाइप ईच टाइप ये देंगे। अगला सवाल है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम बैट्समैन फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी से आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस करने हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 4 कॉलम है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहां देखिएगा कि हमने इंपोर्ट किया पांडास को एज पीडी, और उसके बाद पीडी का बाद में यूज करेंगे, लेकिन पहले आपने एक डिक्शनरी बनाई है इससे B1। यहाँ पर आपने क्या किया कि भाई ये जो बी एनओ है उसमें 1 2 3 4 यहाँ दे दिया, बी एनओ करना है, मैं बता देता हूँ एक, बाकी उसको ऐसे करना है। जैसे बी नंबर है तो बी एनओ करेंगे, कोलन लगाएंगे, और उसके बाद 1 2 3 4 हो गया आपका। उसके बाद कॉमा लगा के इसी तरीके से बाकी नेम के साथ ये 4 ये हो गया, फिर स्कोर के साथ ये 4, स्कोर 1 के साथ ये 4, स्कोर 2 के साथ बिल्कुल इसी फॉर्मेशन में आप यूं लिख देंगे और ब्रेसेस फिर बंद कर देंगे। तो आपका D1 बन गया। अब इस D1 को आप पास कर देंगे इस डेटा फ्रेम में, ठीक है जी, इसको आप पास कर देंगे डेटा फ्रेम में। तो आपका ये हो गया PD डॉट, ये जो PD आपने बनाया था PD डॉट डेटा फ्रेम, इसको D1 को इसमें पास कर दिया, DF अब आपका डेटा फ्रेम बन चुका है। प्रिंट करा दीजिए डेटा फ्रेम को। अब है ऐड बोथ दी स्कोर्स ऑफ बैट्समैन एंड असाइन टू टोटल कॉलम टोटल। तो स्कोर 1 स्कोर 2 को ऐड करना है, तो अब आपका DF तो बन ही चुका है, तो DF सीधा यहाँ पर कॉलम लीजिए, DF स्कोर 1 प्लस DF स्कोर 2, और सीधा आप DF टोटल में इसको रख दीजिए। तो यहाँ पर असाइन टू अ कॉलम, तो एक नया कॉलम बनेगा यहाँ पर टोटल करके, और उसमें इनका टोटल आएगा, जैसे इनको जोड़ के ऐसे यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। इसका एक ऑल्टरनेटिव उत्तर भी दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए इसका ऑल्टरनेटिव उत्तर क्या है, इसमें है DF टोटल इक्वल्स, ये सम है, सम के अंदर आप ब्रैकेट में DF स्कोर 1 ये वाला और DF स्कोर 2 ये दे सकते हैं, दोनों ही एक बात है, प्रिंट करा दीजिए DF को। उसके बाद क्या कहा गया, डिस्प्ले दी, ये दूसरा वाला कर रहे हैं, डिस्प्ले दी हाईएस्ट स्कोर इन बोथ स्कोर 1 एंड स्कोर 2 ऑफ द डेटा फ्रेम। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप करेंगे मैक्सिमम दिखाना है आपको। तो डिस्प्ले तो हम करा ही रहे हैं, डिस्प्ले तो डेटा फ्रेम हम कर ही चुके हैं, वो तो हमने प्रिंट DF करके और यहां पर प्रिंट DF करके ये कर ही दिया। अब जो हाईएस्ट स्कोर की बात हो रही है उसमें क्या किया, प्रिंट मैक्सिमम स्कोर, तो इसमें मैक्स जैसे ये किया था बिल्कुल कॉमा लगा के ना, तो DF स्कोर 1 कॉमा मैक्स DF स्कोर 2। तो यहां पर आप मैक्स करके इसका और इसका दोनों का मैक्स निकालेंगे, तो आपको मैक्स स्कोर आ जाएगा, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये है या ये है, राइट।
इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, डिस्प्ले दी हाईएस्ट स्कोर इन बोथ स्कोर 1 एंड स्कोर 2। तो आपको इसमें मैक्स में पहला और दूसरा डालना है, जो मैक्सिमम आएगा वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर ऑफ बोथ, इसमें दोनों में जो हाईएस्ट स्कोर है, जैसे 90 80 में से कौन सा ज्यादा है आपका, जैसे 90 आएगा, ऐसे करके ये शो हो जाएगा। अगला है यहां पर क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। चलिए, इसमें है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द करंट डेट। अब देखिए, ये जो सवाल है इसका उत्तर मैं बता रहा हूं, लेकिन जो अगला सवाल है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है ना। तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमको डिस्प्ले कराना है नाम मंथ का, करंट डेट का। तो आप सबसे पहले यहां पर डेट नाउ, डेट के अंदर नाउ करेंगे, इससे आपको पूरा कंटेंट आ जाएगा, और उससे मंथ निकालना है, तो मंथ नेम ये फंक्शन है। तो पहले तो आपको सारा कुछ निकालना पड़ेगा डेट नाउ से, हम पहले भी एक सवाल में देख चुके हैं, मंथ नेम से मंथ निकल के आएगा। टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसके पहले स्पेसेस है, इसके बाद में स्पेसेस को हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। तो ट्रिम के अंदर ये डाल दीजिए, ये सब ट्रिम होकर आ जाएगा, जैसे बाल ट्रिम करते हैं ना, उस तरीके से ये पोर्शन ट्रिम होकर आ जाएगा, केवल पैनोरामा बचेगा। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे, फ्राइडे और संडे फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। तो डेट डीओबी, जैसे पूरा का पूरा डेट आएगी, और वहां से डे नेम निकाल दिया जाएगा कि भाई आपका फ्राइडे है या संडे है या जो भी है। फिर यहाँ है टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट नेम, एफ नेम फ्रॉम योर होल नेम। जैसे आपका नाम फर्स्ट नेम फ्रॉम योर होल नेम, तो आपका जैसे नाम है सार्थक तिवारी बल्लू, ऐसे नाम ले रहा हूं, 3 बनाना था इसीलिए। अब इसमें कहा गया टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट नेम। अब ये हो सकता है कि सार्थक इधर हो, तिवारी यहां हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, INSTR पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पर, और एफ नेम जो भी आपको जैसे सार्थक निकालना हो पूरा ये लिखेंगे, और यहाँ पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा और सार्थक केवल यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको रिटर्न करेगा किस पोजीशन से आपका जो फर्स्ट नेम है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए सार्थक यहाँ पर होता ना, तो यहाँ से 1 से पोजीशन गिन लीजिएगा, जो एस की पोजीशन आएगी वही आपका रिटर्न में आ जाएगा। टू कंप्यूट द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन बिटवीन टू नंबर्स N1 एंड N2। तो N1 एंड N2 सिंपल है, आपको N1 N2 कॉमा लिखिए, आप मॉड कर दीजिए। जो मॉड है फंक्शन वही है, इसमें रिमाइंडर का काम करता है। रिमाइंडर का मतलब होता है 2 नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, जैसे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 रिमाइंडर आएगा, वही चीज यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिएगा बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे चलेगी, इसमें बस इन्होंने, क्योंकि और में जब दिया जाता है तो जो पहला सवाल है और के बाद जो सवाल है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो कंसीडर टेबल सेल्समैन, अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं आपकी, और आपको राइट दिस एसक्यूएल क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल फंक्शंस। तो एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है एसक्यूएल फंक्शन के साथ टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो पहला है डिस्प्ले सेल्समैन नेम, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एस नेम, ये एस नेम हो गया, सेल्स नेम ये वाली चीज, ये वाली एस नेम। फिर कहा गया है नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको राउंड लिखना है, बोनस करना है, कॉमा 0 दे देना है क्योंकि आपको 0 डेसिमल प्लेस चाहिए, और फ्रॉम लिखना है सेल्समैन, क्योंकि सेल्समैन तो आपके टेबल का नाम है, तो ये हमेशा आएगा ये वाला सेल्समैन, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पे आ जाइए, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग TA इन सेल्समैन नेम। तो INSTR फंक्शन मैंने आपको बताया था वही करना है, सिलेक्ट INSTR एस नेम करिए, ये पूरा एस नेम को चेक करेगा और उसमें TA ढूंढेगा फ्रॉम सेल्समैन, उसकी पोजीशन बताएगा आपको। ये जो है बेसिकली यहाँ पर आपको केवल नंबर बताएगा ये कि भाई TA कहाँ आता है। जैसे अगर हम किसी को ले लें ये कि TA किसी में आ रहा है, ये वाला, तो आपका 1 2 3 4 ऐसे, इसका ऐसे 4 आएगा केवल, रिजल्ट में केवल इतना ही आना है ना। उसके बाद है तीसरा देख रहे हैं, डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर। तो उसमें तो सीधा मिड लगा दे सकते हैं, और भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे आप मिड लगा सकते हैं, सबस्ट्रिंग लगा सकते हैं, सब STR लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मिड, यहाँ पर आपको सेल्समैन का नाम देना है 2,4, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 4 कैरेक्टर चाहिए, वो ये 4 हो गए। नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर, तो सेकंड से लेकर 4 कैरेक्टर, तो इसमें भी ये करेंगे एस नेम 2,4 फ्रॉम सेल्समैन। डिस्प्ले द मंथ नेम फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइन ऑफ सेल्समैन, तो यहाँ पर सिलेक्ट मंथ नेम, ये फंक्शन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अंदर डेट ऑफ जॉइन देंगे फ्रॉम सेल्समैन। डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीकडे फॉर द डेट ऑफ जॉइन ऑफ सेल्समैन, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे, डे नेम, पहले तो आप डेट ऑफ जॉइन लेंगे और उससे डे नेम निकाल लेंगे फ्रॉम सेल्समैन। A company in mega enterprise has 4 wings of buildings as shown in the diagram। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपका इस तरीके से डायग्राम है, और इसका उत्तर भी इसी तरीके से दिया हुआ है इन्होंने, मतलब आंसर में दिया हुआ है जो इन्होंने मार्किंग स्कीम दी हुई है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सेंटर जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो आपके, अगर मैं इस यहीं पे आपको समझा दूं, देखिए ये विंग 3 से लेकर विंग 1 इसका डिस्टेंस दिया 50, विंग 1 से लेकर विंग 2 का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 60, विंग 2 से विंग 4 का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका यहां से यहां तक 25, विंग 4 से विंग 3 का दिया हुआ है यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है
वो आपका दिया है 170। विंग 3 से विंग 2 का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको दिया है 125, और विंग 1 से विंग 4, मतलब विंग 1 से विंग 4 ये जो डिस्टेंस दिया है आपको, वो डिस्टेंस दिया 90। ओके, अब नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ द विंग, तो आप ध्यान रहे जहां भी सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं वहीं पे हम सर्वर लगाते हैं। तो विंग 1 हो गया, मतलब यहां से कनेक्टिविटी देनी है आपको, इस पे 150 कंप्यूटर है, और विंग 2 पे यहाँ पर आपके 15 कंप्यूटर है, विंग 3 पे आपके 15 कंप्यूटर है, यहाँ पर 25 कंप्यूटर है, राइट। पहला सवाल है, कंप्यूटर इन ईच विंग आर नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क, द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट टू द विंग आल्सो, सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन। तो आप क्या करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सबसे बढ़िया स्टार टोपोलॉजी, इसको इससे कनेक्ट करिए, इसको इससे करिए, इसको इससे कर लीजिए, क्योंकि ये आपका सर्वर रहेगा हमेशा, क्योंकि 150 है इसमें, और यहाँ पर आपने ये स्टार टोपोलॉजी बता दी, तो ये सबसे बढ़िया तरीका हो गया। दूसरा है, ये स्टार टोपोलॉजी आप बताई गई है। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द विंग्स, खैर ये तो हमने बताई दिया। एक तो हमें जो पहला जो उत्तर है ना, ये तो ये हो गया, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसके लिए हमने बता दिया स्टार टोपोलॉजी, पहले का उत्तर तो ये हो गया। पहले का उत्तर मैंने ये बताया, इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया है, तो इसकी कनेक्टिविटी का क्या होगा, इसकी कनेक्टिविटी इसलिए हमने स्टार कर दिया, मेन से सारे कनेक्टेड हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार हो गया, सेकंड वाले का स्टार हो गया। अब द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स, सजेस्ट अ सूटेबल टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहां से जो डिस्टेंसेस आप देख रहे हैं 170 भी है और 25 भी है, तो 25 से 170 तक वैरी हो रहा है, तो बेस्ट ये है कि ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यूज करें। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि जो आपको डेटा मिल रहा है, यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो काफी अच्छी मिल रही है। तो ब्रॉडबैंड का ही मतलब ये होता है, बैंड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रेंज, तो जो ब्रॉड हो गया इसका मतलब आपको अच्छा डेटा ट्रांसफर करने के लिए अच्छा, जैसे पाइप होता है ना, जैसे पानी जा रहा है, तो जितना बड़ा पाइप होगा उतना ज्यादा पानी जाएगा, उस हिसाब से बड़ा पाइप है ये, और वो ब्रॉडबैंड हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन ऑफ द कंपनी वांट्स मिनिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक। तो इसमें रिपीटर कहा गया है, हब और स्विच कहा गया है। अब आप देखिए रिपीटर कहाँ की जरूरत पड़ती है, रिपीटर का मतलब यह है कि 100 मीटर से अगर आपका ज्यादा होता है तब आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से 100, एक तो ये 60 है, और यहाँ पर हमने ये 90 ले लिया, और ये 50 ले लिया, तो हमको इसमें जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये तीनों जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया, ये 60, ये मतलब ये 60 है, ये आपका 90 है, और ये 50 है, तो डिस्टेंस 100 मीटर से तो कम है, तो रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। रिपीटर आप छोड़ सकते हैं। और दूसरे का है हब एंड स्विच, तो हब एंड स्विच तो आपको जरूर चाहिए होगा, क्योंकि अब हर एक इसमें मल्टीपल कंप्यूटर है ना आपके, इसमें 15 है, इसमें 15 है, तो यहाँ पर आपको हब, और मैं तो कहूंगा हब की जगह स्विच लगा लीजिए, क्योंकि स्विच होता है इंटेलिजेंट हब, तो स्विच ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हर एक विंग में चाहिए, वैसे उसका उत्तर ये नहीं पूछा हब या स्विच, हब और स्विच उन्होंने बताया कि हम लगाएंगे, आपको बताना है कहाँ कहाँ लगाना है, तो उसका उत्तर आप देंगे इन एवरी विंग, राइट। अब कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद ऑफिसेस इन हिली एरियाज, सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट इट। तो जैसे न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है, वहां से ये हिली एरिया में ऐसे लगाना चाहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑफिस है, तो यहाँ पे कैसे आप पहुंच जाएंगे, वायर वगैरह लगाना इस तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सैटेलाइट भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे बढ़िया है रेडियो वेव्स का यूज कर लीजिए, रेडियो वेव्स यही काम करती है। आप देखते हैं ना कि आप अगर आप एक जगह पे है और बहुत दिल्ली से अगर आप बैठे हैं, मान लीजिए मुजफ्फरनगर में बैठे हैं या फिर देहरादून में बैठे हैं, तो फिर वो रिले करता है, यानी कि आप यहाँ की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो वेव्स होती है। रेडियो वेव्स का मतलब यह है कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए आप आराम से सुन सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए भी रेडियो वेव्स बेस्ट है। ओके